सीजन 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। ये नए साल की रात है, वही रात जब जेजे और किफर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और उन्होंने एक दूसरे को किस भी किया था। अब नए साल की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, लेकिन जेजे अब भी किफर के साथ हुए उस केस के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसका ध्यान यूरी पर रहे, क्योंकि उसकी सगाई पहले से ही यूरी से हो चुकी है। उनके परिवार इस रिश्ते से खुश हैं और सच कहें तो यूरी उसे बहुत प्यार करता है। वो उसका ख्याल रखता है, उसकी चिंता करता है और उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके लिए सब कुछ हो। जेजे सोचती है कि सिर्फ एक साल में कितना कुछ बदल गया है। सेक्शन ई के वे लड़के जो कभी उससे नफरत करते थे, जिन लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आज वही उसके छोटे से परिवार जैसे बन गए हैं। कुछ लड़के छोटे भाई जैसे लगते हैं, कुछ बड़े भाई जैसे, कुछ सिर्फ दोस्त हैं और कुछ उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसी क्लास में पहली बार उसने सच्चा प्यार भी महसूस किया था और अब उसे अपना मंगेतर भी यही मिल गया है। जेजे इन सब बातों में खोई हुई होती है, तभी अचानक उसकी आंटी कमरे में आती है और बताती है कि यूरी उसे स्कूल लेने आ गया है। जेजे तैयार होती है और यूरी के पास जाती है, लेकिन उसका भाई आइरिस नहीं चाहता कि वो यूरी के साथ जाए। फिर भी न यूरी उसकी बात सुनता है और न ही जेजे, और दोनों साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग में जाने से पहले जेजे सोचती है कि उसे नए साल की रात किफर के साथ हुए किस के बारे में यूरी को बताना चाहिए, लेकिन यूरी किफर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। यूरी के लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि वो जेजे को कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसकी शादी के दिन तक इंतजार करने को तैयार है, उस दिन तक जब जेजे उससे उतना ही प्यार करेगी जितना वो उससे करता है। यूरी जेजे से ये भी कहता है कि वे अपनी सगाई की बात क्लासमेट से छुपा कर रखें, नहीं तो सबको किफर के लिए बुरा लगेगा और क्लास में झगड़े भी हो सकते हैं। जेजे मान जाती है। वो अपनी सगाई की अंगूठी निकालती है, उसे अपनी चेन में डालती है और शर्ट के नीचे छुपा लेती है। यूरी हल्के से मुस्कुराता है और उसके माथे पर किस करता है। जेजे अकेले क्लास की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक किफर उसे पकड़ लेता है। वो उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेजे उसे धक्का दे लेती है। किफर उसकी आंखों में देखकर कहता है कि भले ही उसकी सगाई किसी और से हो जाए, लेकिन वो उसी की है, सिर्फ उसी का उस पर हक है। जेजे के पास जवाब देने के लिए शब्द भी नहीं होते और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, दोनों फिर से किस कर लेते हैं। लेकिन तभी जेजे को यूरी की बातें याद आ जाती हैं कि वो उसकी शादी के दिन तक उसके प्यार का इंतजार करेगा। ये बात उसे इतनी जोर से लगती है कि जेजे किफर के होंठ काट लेती है, उसे लात मारती है और क्लास की तरफ भाग जाती है। किफर बहुत गुस्से में है और उसके होंठ से सच में खून बह रहा है। उधर जेजे क्लास में जाती है और सेक्शन ई के अपने क्लासमेट्स के साथ छुट्टियों की बातें करने लगती है। कुछ ही मिनटों बाद किफर भी क्लास में आता है और सब उसके होंठ पर लगा खून देख लेते हैं। लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि जेजे भी उनके साथ मजाक करती है। फिर टीचर क्लास में आते हैं, सब अपने सीट पर बैठ जाते हैं और जेजे की सीट यूरी और किफर के ठीक बीच में होती है। टीचर आने वाले पोस्ट फाइनल एग्जाम्स के बारे में समझाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि अगर ये एग्जाम पास नहीं किए तो फाइनल एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा। जेजे को चिंता होने लगती है, लेकिन यूरी उसे तनाव न लेने को कहता है, वो उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। ये सुनकर जेजे को अच्छा लगता है, लेकिन जेजे और यूरी को बात करते देखकर किफर को जलन होने लगती है। लंच के समय वो सीधे जेजे के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जेजे उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन किफर उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं बैठेगी तो वो नए साल की रात उनके बीच हुए केस के बारे में सबको बता देगा। जेजे के पास कोई विकल्प नहीं होता और उसे उसके बगल में बैठना पड़ता है। ये देखकर यूरी आता है और जेजे की दूसरी तरफ बैठ जाता है, लेकिन पूरा समय किफर जेजे के कान में बार बार यू आर माइन फुसफुसाता रहता है, जब तक कि आखिरकार जेजे का गुस्सा फूट नहीं पड़ता। वो अपना खाना लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि कोई उसके पीछे ना आए। यूरी तुरंत समझ जाता है कि किफर ने जरूर कुछ कहा है जिससे जेजे परेशान हुई है, खासकर जब वो किफर को खुद से मुस्कुराते हुए देखता है, लेकिन यूरी उससे सामना नहीं करता। आज नहीं। जेजे शांति से खाने के लिए छत पर चली जाती है और सीएन को फोन करती है, जो आज क्लास में नहीं आया था। वहीं उसे एड्री अकेले बैठा दिखता है, जो अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान है। उसे दूसरे सेक्शन की एक लड़की फ्रेया पसंद है, लेकिन उसमें कभी उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई। जेजे उसे दिलासा देती है और मजाक में कहती है कि वो तो खुशकिस्मत है, कम से कम वो मेरी तरह दो लोगों के बीच फंसा नहीं है, उसे तो सिर्फ एक ही इंसान को संभालना है। स्कूल के बाद जब जेजे घर पहुंचती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि सीएन पहले से ही वहाँ अपनी आंटी से बातें कर रहा है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसे पूरे दिन बार बार फोन कर रही थी और उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। फिर सीएन बताता है कि उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया था और उसके भाई ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ सका। किसी तरह वो वहाँ से निकल पाया और सीधे जेजे के घर आ गया। वो ये भी बताता है कि वो कुछ दिनों तक यहीं रहने वाला है। एंजेलो ने उसे पहले ही इजाजत दे दी है। ये सुनकर आखिरकार जेजे शांत हो जाती है और सीएन को अपने साथ रहने देती है। लेकिन सीएन को जेजे को परेशान करना बहुत पसंद था। हर सुबह वो जोर जोर से गाना गाकर उसे जगाता, किफर को बताता कि वो कैसे सोई और लगातार उसका मजाक उड़ाता। और हर एक सुबह किफर और यूरी दोनों एक ही समय पर जेजे को मैसेज करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि जो मैसेज उसे सबसे ज्यादा खुश करता था वो हमेशा किफर का ही होता था। इस बीच जेजे के कजिन आइरिस ने सीएन को बता दिया था कि जेजे सेक्शन ई छोड़ने की योजना बना रही है, जबकि जेजे पहले ही आइरिस से कह चुकी थी कि वो ये अफवाह किसी को न फैलाएं। लेकिन सीएन और बाकी लोग ये बात नहीं जानते थे। जैसे ही सीएन ने किफर और बाकी लड़कों को बताया कि जेजे शायद सेक्शन ई छोड़ दे, सब घबरा गए। किफर इतना गुस्से में आ गया कि वो आइरिस को मारने ही वाला था। जेजे उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई, क्योंकि सेक्शन ई के लड़के उसके पैरों से लिपटकर उसे रोक रहे थे और उससे विनती कर रहे थे कि वो उनकी क्लास ना छोड़े। तभी यूरी सही समय पर वहाँ पहुँच गया। जेजे ने जल्दी से उसे सारी बात समझाई और फिर सब किफर को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुँचे किफर और आइरिस के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यूरी ने आइरिस को काफी मारने के बाद ही उसे वहाँ से खींचकर अलग किया और लड़ाई रोकी। वहीं किफर ने सबके सामने जेजे
पर चिल्लाते हुए उससे उसका फैसला पूछा। जेजे ने जो बात पहले आयरिस से कह चुकी थी अब सबके सामने कह दी। उसने कहा कि भले ही आयरिस उसे उनके पिता का नंबर देने से मना कर दे, भले ही वो उसे उनसे मिलने ना दे, फिर भी वो सेक्शन ई नहीं छोड़ेगी, वो अपने पिता को खुद ढूंढेगी। ये सुनकर सेक्शन ई के सारे लड़के बहुत खुश हो गए। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच फ्रेया के सामने एड्रेस की छवि और भी खराब हो गई। अब वो उसे एक झगड़ालू और हिंसक लड़का समझने लगी जो हमेशा लड़ाइयों में पड़ता रहता है। बाद में जेजे छत पर किफर से अकेले मिली और उसकी चोटों पर धीरे धीरे बर्फ लगाने लगी। इलाज के दौरान किफर ने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। ये सुनते ही जेजे को न्यू ईयर की रात और तब से आ रहे उसके सपने याद आ गए। सपने जिनमें वो देखती थी कि यूरी उसे और किफर को किस करते हुए देख रहा है और उससे कह रहा है कि वो कभी हार नहीं मानेगा और उसके प्यार के लिए लड़ता रहेगा। जेजे डर के मारे उस सपने से जाग गई। तब तक सीएन स्कूल के लिए निकल चुका था। जेजे को देर हो रही थी इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर भागी। रास्ते में उसकी मुलाकात रोरी से हुई। रोरी ने उससे गिड़गिड़ा कर कहा कि वो किफर को फोन करे क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जेजे के किफर का नंबर डायल करने से पहले ही राम और उसके दोस्तों ने उन पर हमला कर दिया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि राम ने रोरी को चाकू मार दिया। स्कूल में सब लोग परेशान थे क्योंकि जेजे और रोरी अभी तक नहीं पहुंचे थे। खासकर यूरी और किफर बहुत चिंतित थे। तभी एड्रेस ने अपने फोन पर जेजे की लोकेशन दिखाई। वो अस्पताल की लग रही थी। सब तुरंत वहाँ पहुँच गए। लेकिन जेजे की जगह उन्हें रोरी गंभीर हालत में मिला। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। कैसे खून देखकर जेजे घबरा गई थी और अगर डेविड समय पर नहीं आता तो वे अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते। ये सुनकर किफर डेविड पर भड़क गया और उससे कहा कि हीरो बनने की कोशिश बंद करे और अगली बार सीधे उसे फोन करे। इसके बाद वो अस्पताल के अंदर जेजे को ढूंढने चला गया। इसी बीच डेविड को चुपचाप फोन पर किसी से बात करते हुए देखा गया जिसमें वो उस व्यक्ति को जेजे के बारे में जानकारी दे रहा था। अस्पताल के अंदर कहीं किफर ने आखिरकार जेजे को ढूंढ लिया। वो अकेली बैठी थी, अपनी खून से सनी शर्ट को देख रही थी और जोर जोर से रो रही थी। किफर तुरंत उसके पास गया, उसे गले लगाया और उसे संभाला। जेजे के लिए बस किफर का उसके पास होना ही सब कुछ आसान कर देने जैसा था, जैसे उसकी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो गई हों। किफर उसे गोद में उठाकर भर ले जाने वाला ही था, तभी उनकी मुलाकात यूरी से हो गई। उन्हें इतना पास देखकर यूरी बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने सीधे उनकी तरफ देखा और जेजे से फिर कहा कि वो कभी हार नहीं मानेगा, उसका प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। ये सुनकर किफर आगे बढ़ा और यूरी को चुनौती दे दी और इसी के साथ जेजे के लिए यूरी और किफर के बीच जंग शुरू हो गई। एपिसोड 2 की शुरुआत सेक्शन ई के सभी लड़कों द्वारा जेजे को आत्मरक्षा सिखाने से होती है। वे चाहते हैं कि अगर कोई उस पर फिर से हमला करे तो वो खुद को बचा सके। पिछली बार की तरह ट्रेनिंग के दौरान यूरी और किफर के बीच एक खामोश मुकाबला चल रहा होता है। दोनों ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन जेजे को बेहतर आत्मरक्षा सिखा सकता है। उन दोनों को देखकर जेजे सोचती है कि शायद वो अकेले ही खुद को उनसे बेहतर तरीके से बचा सकती है। एक समय पर किफर जेजे को अपनी कंघी देता है और कहता है कि इसे चाकू की तरह इस्तेमाल करके उस पर हमला करे। किफर के अनुसार जेजे को दुश्मन की कमजोरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे पहले वार करना चाहिए और सीधे हमला करना चाहिए। सभी लड़के जेजे के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो किफर पर हमला करती है वो अचानक पीछे से उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में पकड़ लेता है। ये देखकर बाकी लड़के उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। यूरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा जलन और गुस्सा महसूस करता है। जेजे तुरंत किफर की पकड़ से खुद को छुड़ाती है, उसे घुटनों पर गिरा देती है और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे मोड़कर पकड़ लेती है। सभी जेजे की आत्मरक्षा की काबिलियत से प्रभावित हो जाते हैं। लड़के जेजे की तारीफ करते हैं। लेकिन जब जेजे यूरी के चेहरे पर गुस्सा देखती है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो उसे और किफर को साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। वो सोचने लगती है कि आखिर किसकी ट्रेनिंग बेहतर है, किफर की या यूरी की। कुछ देर बाद यूरी खुद जेजे को मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। जेजे को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने पहले यूरी के गुस्से को क्यों नहीं समझा और क्यों वो फिर से किफर के इतना करीब चली गई। उसे खोया हुआ देखकर सीएन उससे पूछता है कि क्या बात उसे परेशान कर रही है। जेजे जवाब देती है कि सबकी बेकार आत्मरक्षा तकनीकें देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके अपने कौशल उनसे कहीं बेहतर हैं। सीएन उसे बताता है कि फिर भी उसे उनसे सही तरीके की आत्मरक्षा सीखनी चाहिए, वरना दुश्मन पर हमला करते समय वो खुद को ही चोट पहुंचा सकती है। बातचीत के दौरान जेजे हल्के से सीएन से एला के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती है कि उनके बीच क्या हुआ और उन्होंने बात करना पूरी तरह क्यों बंद कर दिया। सीएन बताता है कि एला ने उसे एक बात पर गलत समझ लिया था। जब उसके क्लासमेट ने उस पर हाथ उठाया तब एला ने उसका साथ नहीं दिया और जब उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो एला ने मान लिया कि वो चोर है। ये घटना तब हुई थी जब एल्डा और उसके बॉयफ्रेंड ने सीएन पर उसके बैग से पैसे चुराने का आरोप लगाया था। सीएन के अनुसार उस समय एला ने एल्डा का साथ दिया था। किफर को किसी तरह ये सब पता चल गया था, लेकिन क्योंकि वो उस समय एला से प्यार करता था उसने कभी उससे इस बारे में सवाल नहीं किया। ये सुनकर जेजे को बहुत दर्द होता है। उस समय किफर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो क्या इसका मतलब है कि उसके दिल में अब भी एला के लिए भावनाएं हैं। बाद में क्लास में जेजे कुछ दूसरे छात्रों के साथ मजाकिया बहस कर रही होती है। अचानक किफर वहाँ आता है, सबको चुप कराता है, जेजे का हाथ पकड़ता है और पूरी क्लास के सामने उसे किस कर लेता है। छात्र तुरंत उन्हें चढ़ाने लगते हैं। ये सब देखकर यूरी गुस्से से जल उठता है। जेजे समझ जाती है कि यूरी कितना नाराज है, इसलिए वो उसे शांत करने और बात करने के लिए कागज पर मैसेज लिखने लगती है। लेकिन क्लास में ये देखकर टीचर नाराज हो जाता है और जेजे को क्लास से बाहर निकाल देता है। जेजे जाकर स्टोर रूम में अकेली बैठ जाती है। कुछ देर बाद यूरी वहाँ आता है। वो जेजे से कहता है कि उसे किसी और लड़के के साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आखिरकार वो उसकी मंगेतर है। जेजे ने खुद इस सगाई के लिए हाँ कहा था, तो फिर वो बार बार किफर के करीब क्यों जाती है और उसकी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाती है। यूरी कहता है कि वो जेजे से बहुत प्यार करता है और अगर
किसी दिन उसकी जलन काबू से बाहर हो गई तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूरी की बातें जेजे को डरा देती हैं, फिर भी उसे शांत करने के लिए वो उसे गले लगा लेती है। यूरी उसके गाल पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जब जेजे वापस क्लासरूम की तरफ जा रही होती है तभी अचानक किफर कहीं से आ जाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि वो कहाँ गई थी। वो उसे चेतावनी देता है कि उसे याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ उसी की है और बिना बताए गायब नहीं होना चाहिए। वो ये भी कहता है कि अगर यूरी ने कभी फिर से उसे किस किया तो उसके लिए हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। किफर के गुस्से से डरी हुई जेजे वहीं जमीन पर बैठ जाती है। किफर और यूरी दोनों का गुस्सा उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दो लड़कों के बीच इस तरह फंस जाएगी। उस रात घर पर सीएन देखता है कि जेजे बहुत परेशान लग रही है और पूछता है कि क्या हुआ। जेजे ज्यादा कुछ नहीं बताती, वो बस इतना पूछती है कि जब किफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। सीएन उसे बताता है कि एक बार गुस्से में किफर ने यूरी के चेहरे पर बार बार घूंसे मारे थे और यूरी ने बिल्कुल भी पलटकर वार नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है। ये सुनकर जेजे और भी डर जाती है। उसे ध्यान हटाने के लिए सीएन उसे अपना लैपटॉप देता है और कहता है कि वो फिल्म देखे, तब तक वो नहाने जाता है। लैपटॉप इस्तेमाल करते समय जेजे को गलती से एक छुपा हुआ फोल्डर मिलता है। उसके अंदर एक वीडियो होता है। जब वो वीडियो चलाती है तो वो देखती है कि सेक्शन ई के लड़के किको को बेरहमी से पीट रहे हैं। उस वीडियो को सीएन रिकॉर्ड कर रहा होता है। किको को बिना वजह नहीं पीटा गया था। उसने एक बार जेजे को प्रपोज किया था और जब जेजे ने उसे मना कर दिया तो किको ने राम और उसके गैंग को आदेश दिया था कि वो जेजे और रॉरी पर हमला करें ताकि आगे कोई भी जेजे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करे। लेकिन किको को इस हालत में देखकर जेजे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब सीएन बाथरूम से बाहर आता है और जेजे को वो वीडियो देखते हुए देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि उसे समझाना लगभग नामुमकिन है और वही होता है। जेजे के अनुसार किको की गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे इतनी बेरहमी से पीटना कभी सही नहीं था। सीएन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जेजे का गुस्सा और बढ़ जाता है। शांत होने के बजाय वो मांग करती है कि उसे बताया जाए किको कहाँ है और वो खुद उससे मिलने चली जाती है। उस समय किको अस्पताल में गंभीर हालत में था। सेक्शन ई के लड़कों ने उसे बुरी तरह पीटा था और उसे उस हालत में देखकर जेजे को बहुत ज्यादा अपराध बोध होता है। जब किको जेजे को देखता है तो वो डर जाता है और सोचता है कि कहीं किफर या यूरी उसे ढूंढते हुए वहां ना आ जाएं। जेजे उसे भरोसा दिलाती है कि किसी को नहीं पता कि वो वहां है और उसे उसकी हालत के लिए बहुत ज्यादा पछतावा है। आखिरकार ये सब उसके दोस्तों ने ही किया था। लेकिन किको उसे बताता है कि वो इस सजा का हकदार था। वो मान लेता है कि जब जेजे ने उसका प्रपोजल ठुकराया था तो उसे गुस्से में आकर उस पर हमला करवाने का आदेश नहीं देना चाहिए था। वो जेजे से माफी मांगता है। ये सुनकर जेजे किको को माफ कर देती है। किको की हालत पहले ही सबसे बुरी हो चुकी थी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। फ्रेया ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि वो किसी अपाहिज बॉयफ्रेंड को नहीं चाहती थी। किको को ठीक होने में कम से कम 8 महीने लगेंगे और उसके बाद भी उसे कई महीनों तक फिजिकल थेरेपी करनी पड़ेगी। उसे सबसे ज्यादा दुख ब्रेकअप का था। किको के अनुसार फ्रेया का पहला बॉयफ्रेंड मरने के बाद वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड की मौत के बाद फ्रेया ज्यादातर समय किफर, यूरी और आइरिस के साथ रहने लगी थी, इसलिए वे सबसे अच्छे से जानते थे कि वो कितनी बदल चुकी है। ये सब जेजे को अजीब लगता है लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं होता। किफर उसे बार बार फोन कर रहा था। जेजे जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाती है। जब किफर देखता है कि वो इतनी देर से आई है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि वो कहाँ थी और उसने उसके फोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। जेजे उसे किको से मिलने की सच्चाई नहीं बताती। सिर्फ सीएन को ही ये बात पता थी और उसने पहले ही जेजे को किसी को न बताने की चेतावनी दे दी थी। पूरा दिन जेजे के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, फ्रेया की दोस्ती किफर, यूरी और आइरिस से कैसे हुई और अब एड्रेस भी उससे प्यार करता है। जेजे ने सोचा था कि वो लंच के समय केन से इस बारे में पूछेगी लेकिन केन जोर जोर से किको के बारे में बात करने लगता है। पास ही किफर बैठा होता है और जेजे घबरा जाती है, डर के मारे कि कहीं किफर सुन न ले और ये न जान जाए कि वो किको से मिलने गई थी। जेजे सीएन को पकड़ती है और उसे खींचते हुए बाहर मैदान की तरफ ले जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात जोश से होती है जो एक आवारा बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। सीएन बिल्ली के साथ खेलने लगता है जबकि जोश जेजे से उस दिन हुए फेस्टिवल वाले हादसे के बारे में बात करता है। सीढ़ियों के पास सबकी नजरों से छिपकर मेयो और किट एक दूसरे को किस कर रहे थे और जेजे ने ये सब देख लिया था। जोश ने जेजे से गुहार लगाई कि वो ये बात किफर या कॉलेज में किसी और को न बताए। वो नहीं चाहता था कि उनका गे होना सबके सामने आ जाए। वे उसके दोस्त थे और वो बस चाहता था कि वे खुश रहें। जेजे ने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक बिल्ली ने सीएन को काट लिया। जेजे सीएन को लंच रूम ले गई और उसके घाव पर दवा लगाने लगी। यूरी ने सीएन को जेजे के इतना पास देखा और तुरंत जलन महसूस करने लगा। भले ही सीएन उसके लिए भाई जैसा था फिर भी यूरी ने उसे चेतावनी दी कि अपने हाथ काबू में रखे और जेजे से दूर रहे। जेजे समझ नहीं पा रही थी कि यूरी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी इतना जलन क्यों करने लगा है। ऊपर से किफर भी उसे लगातार देख रहा था। उसे घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि बाकी लोग उसकी यूरी से सगाई के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उसका ये व्यवहार सबको अजीब लग रहा था। सवालों से बचने के लिए जेजे ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वहाँ से चली गई। छत पर उसकी मुलाकात किट से हुई जो मेयो से बहस कर रहा था। जब जेजे ने पूछा कि क्या हुआ है तो किट ने बताया कि उसके परिवार ने उसे मेयो और अपने परिवार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया है। इसी दबाव में वो अपने परिवार के लिए अपनी सेक्सुअलिटी बदलने की कोशिश कर रहा था। जेजे ने उससे कहा कि गे होना बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। मजाक मजाक में किट ने जेजे का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे के पास झुक गया, ये देखने के लिए कि क्या उसे किसी लड़की के इतने करीब आने में अजीब लग रहा है क्योंकि मेयो के साथ उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। तभी मेयो ने ये देखा और गलत समझ लिया। उसे लगा कि किट उसे छोड़कर जेजे के पास जा रहा है। जेजे और किट चाहे जितनी भी सफाई देते रहे, मेयो ने जेजे को अपमानित करना बंद नहीं किया। उसने उस पर किफर और यूरी की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाया और अब उसके बॉयफ्रेंड को भी छीनने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। ये सुनकर किट आपा खो बैठा और उसने मेयो को मुक्का मार दिया। जेजे भी गुस्से में थी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसके और किट के बीच कुछ भी गलत नहीं है, वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और किट उसे किस नहीं कर रहा था। तब तक एड्रेस भी वहाँ पहुँच गया और झगड़े के बारे में जान गया। लेकिन मेयो अब भी गुस्से में था और जेजे के चरित्र पर सवाल उठा रहा था। जेजे अब और सहन नहीं कर पाई और उसने भी मेयो के चेहरे पर मुक्का मार दिया। तभी मेयो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जेजे से माफी मांगी और माना कि बिना पूरी सच्चाई जाने उसे जज नहीं करना चाहिए था। जेजे ने कोई रंजिश नहीं रखी और उसे माफ कर दिया।
दिया। एड्रेस को उदास देखकर मेयो ने पूछा कि क्या हुआ है। एड्रेस ने अभी अभी सोशल मीडिया पर फ्रेया को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा था, इसी वजह से उसका दिल टूट गया था। लेकिन मेयो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या सलाह दे। आखिर उसकी खुद की मोहब्बत किट भी उसे नजरअंदाज कर रहा था। मेयो और एड्रेस दोनों एक बात पर सहमत थे। भले ही जेजे की लव लाइफ बहुत उलझी हुई थी, लेकिन यूरी और किफर दोनों उससे पागलों की तरह प्यार करते थे। फिर भी जेजे खुद ही उलझन में थी। मेयो ने उसे सलाह दी कि वो यूरी को चुने। उसके मुताबिक यूरी नर्म दिल का है, जबकि लड़कियों के मामले में किफर स्वार्थी है। पहले भी एला यूरी को चुनने वाली थी। यूरी को भी एला पसंद थी, लेकिन किफर ने एला को उससे छीन लिया था। इसी दौरान जेजे को जोश की गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में पता चला। उस नुकसान के बाद से जोश बहुत चुप रहने लगा था। ये सारी सच्चाइयां जेजे को अंदर से हिला गईं। तभी यूरी और किफर उसके सामने आ गए। उन्हें देखकर जेजे को एहसास हुआ कि चाहे वो कितनी भी आत्मरक्षा सीख ले, उनमें से किसी एक को चुनने पर दूसरे को दर्द होना तय है। जेजे दोनों को देखती है और यहीं एपिसोड 2 का अंत होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जेजे का दिमाग किफर और यूरी को लेकर सवालों से भरा होता है। वो बार बार खुद से पूछती रहती है कि उसे किसे चुनना चाहिए और उसे सच में किससे प्यार है। वो इतनी उलझन में रहती है कि क्लास में टीचर के सवालों का भी जवाब नहीं दे पाती। उसका शरीर क्लास में होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद किफर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी। उसी समय यूरी उसका बैग उठाने और उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। जेजे इस वक्त दोनों के बीच फंसना नहीं चाहती। वो सोचती है कि कुछ दिनों तक दोनों को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा रहेगा। बिना किसी को जवाब दिए जेजे वहाँ से चली जाती है। किफर और यूरी वहीं खड़े एक दूसरे को हैरानी से देखते रह जाते हैं। शाम को घर पर जेजे सियन को बहुत डांटती है। उसने उसका कमरा पूरी तरह बिगाड़ दिया होता है और ऊपर से अपनी पसंद से उसे सजा भी रहा होता है। धीरे धीरे उसे अपनी ही जगह बना रहा होता है, लेकिन जेजे की डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो आराम से उससे याग्रीनो लाने को कह देता है। जेजे पहले मना कर देती है कि इतनी रात को कौन याग्रीनो लेने जाएगा, लेकिन सियन बार बार जिद करता रहता है, तो आखिरकार वो उसे लाने का वादा कर लेती है। जैसे ही वो घर से निकलने वाली होती है, उसे ठीक उसी समय यूरी और किफर दोनों के मैसेज आते हैं। दोनों उससे पूछते हैं कि कल का उसका क्या प्लान है। जेजे सोचती है कि ये दोनों हमेशा एक ही वक्त पर उसे मैसेज कैसे कर देते हैं। वो दोनों मैसेज को नजरअंदाज करती है और बाहर चली जाती है। याग्रीनो की दुकान पर जेजे की मुलाकात डेविड से हो जाती है। डेविड अपने पैसों से उसे याग्रीनो पिलाता है। वहीं किफर उसे लगातार मैसेज करता रहता है और पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन जेजे जवाब नहीं देती। ये देखकर डेविड समझ लेता है कि शायद जेजे किफर के साथ रिलेशनशिप में है। जेजे तुरंत गलतफहमी दूर करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर डेविड जेजे के गले में पहनी चेन और उस पर लटकी अंगूठी देखता है, जो यूरी की दी हुई उसकी सगाई की अंगूठी होती है। जेजे उसे पूरी सच्चाई नहीं बताती। वो झूठ बोलकर कहती है कि ये अंगूठी किसी ने उसे गिफ्ट में दी थी। तभी जेजे को याद आता है कि यही चेन उसे पिछले क्रिसमस पर किसी सीक्रेट सेंटा ने दी थी। आज तक उसे नहीं पता कि वो कौन था। तब डेविड बताता है कि ये चेन पोसाइडन के बच्चे ने दी थी, जिसे वो जानता है। ये सुनकर जेजे को पर्सी की याद आ जाती है। वही लड़का जो सालों पहले किफर, यूरी और आयरिस के साथ हुए एक हादसे में शामिल था। कई सालों तक सब यही मानते रहे कि उस हादसे में पर्सी की मौत हो गई थी, लेकिन असल में पर्सी की माँ उसे चुपचाप अमेरिका ले गई थी, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। जेजे तुरंत डेविड से कहती है कि वो पर्सी से उसकी बात करवाए। डेविड जेजे की एक फोटो लेकर पर्सी को भेज देता है। कुछ समय बाद पर्सी का जवाब आता है। उसके मैसेज में लिखा होता है कि जेजे अपनी चेन से अंगूठी हटा दे, वरना वो वापस आकर यूरी को मार देगा। ये मैसेज पूरी रात जेजे को सोने नहीं देता। वो लगातार सोचती रहती है कि पर्सी को यूरी से इतनी नफरत क्यों है, खासकर तब जब पर्सी खुद इतने समय से यूरी के मैसेज को नजरअंदाज करता आ रहा था। जब सीएन उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है, तो जेजे सब कुछ साफ साफ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि जिसे वो लगातार मैसेज कर रही है, यानी पर्सी, वो कभी जवाब नहीं देता, और जिन्हें वो नजरअंदाज करना चाहती है, किफर और यूरी, वे उसे लगातार मैसेज किए जा रहे हैं। इतना कहने के तुरंत बाद किफर उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो किराने का सामान लेने जा रही है। जेजे हाँ कह देती है, क्योंकि उनकी क्लास को स्कूल की कैंटीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसलिए सेक्शन ई के छात्र हर महीने अपने पैसे इकट्ठा करते हैं, किराना खरीदते हैं और स्कूल में ही खाना बनाते हैं। आज सीएन को जेजे के साथ किराने का सामान लेने जाना था, लेकिन उसे कहीं और जाना होता है, इसलिए वो मना कर देता है। जेजे अपने सेक्शन ई के 2 क्लासमेट्स के साथ घर से निकलती है। घर के बाहर वो कुछ संदिग्ध लड़कों को खड़ा देखती है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करती है और अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। खरीदारी करते समय जेजे सोचती है कि खुद को व्यस्त रखना अच्छा है, कम से कम इस तरह उसे यूरी या किफर के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन मॉल के अंदर हर जगह उसे किफर और यूरी की मॉडलिंग की तस्वीरें ही दिखती रहती हैं। वो उन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती है। तभी किफर सच में उसके सामने आ जाता है। जेजे चॉकलेट खरीदते देख वो मजाक में कहता है कि आजकल उसे मीठा खाने की इच्छा नहीं होती, अब उसे कुछ और ज्यादा मीठा चाहिए, उसके मीठे होंठ। ये सुनते ही जेजे शर्मा जाती है। किफर उससे पूछता है कि वो उसके मैसेज क्यों नजरअंदाज कर रही है, लेकिन जेजे कोई जवाब नहीं देती। तब किफर उसका हाथ पकड़ लेता है और शॉपिंग कार्ट को थामे रहता है। जेजे उसे हाथ छोड़ने को कहती है, लेकिन किफर नहीं सुनता। मजबूरी में जेजे उसके साथ ही अपनी शॉपिंग पूरी करती है। खरीदारी खत्म होने के बाद किफर जेजे से बाहर उसका इंतजार करने को कहता है। वो बताता है कि उसे उसके पिता के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसी बीच जब जेजे अपने दोस्तों के साथ मॉल से बाहर आती है, तो उसे वहाँ सीएन भी दिखता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर है। उसे चिढ़ाने के लिए वे चुपचाप उसकी एक फोटो खींच लेते हैं। इसके बाद जेजे अपने दोस्तों को घर भेज देती है और खुद किफर के साथ उसके घर जाती है। वहाँ जेजे देखती है कि किफर के पास हफ्ते के हर दिन के लिए अलग अलग कारें हैं। मजाक में जेजे उससे कहती है कि वो उसे कार दे दे। किफर जवाब देता है कि सिर्फ कार क्यों, शादी के बाद ये पूरा घर और उसकी सारी चीजें उसी की होंगी, क्योंकि जेजे सिर्फ उसी की है, चाहे वो इस समय किसी और के साथ ही क्यों ना हो। ये सुनते ही जेजे गुस्से में कहती है कि वो कोई निर्जीव चीज नहीं है जिस पर वो मालिकाना हक जता सके। किफर उसके बहुत पास आकर कहता है, ठीक है तो अब से मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन जेजे उसे अनदेखा कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। अंदर एड्रेस और सेक्शन ई के कुछ और लड़के बैठे होते हैं। जेजे और किफर को साथ देखकर वे दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। फिर वे एक लैपटॉप खोलते हैं और जेजे को उसके पिता की एक फोटो दिखाते हैं। उन्होंने पता लगाया है कि जेजे के पिता एक ताकतवर बिजनेसमैन के बेटे हैं और इस समय न्यूयॉर्क में हैं। उन्हें जेजे
जेजे के पिता की कुछ तस्वीरें पर्सी के साथ भी मिली हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि दोनों साथ क्यों हैं और उन्हें उसके पिता के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिर भी इतनी जानकारी पाकर जेजे खुश हो जाती है। वो सभी को, किफर को भी धन्यवाद देती है। किफर उससे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे उसके पिता से जरूर मिलवाएगा। घर लौटने के बाद जेजे अपने पिता के बारे में सोचकर भावुक हो जाती है। यादें और अनजाने सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। तभी सीएन कमरे में आता है। जेजे आखिरकार उससे अपने पिता के बारे में सब बता देती है। वो चुपचाप उसकी बात सुनता है, उसे दिलासा देता है, कुछ मजाक करता है और उससे हंसी मजाक करता है, जिससे धीरे धीरे जेजे का मन हल्का हो जाता है। फिर सीएन जेजे को कुछ अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखाता है। ये तस्वीरें उसकी माँ और बहन ने उसी दिन उसे दिखाई थी। वे चाहते हैं कि सीएन अकेले रहे, क्योंकि जब भी वो और उसका भाई एक ही घर में होते हैं तो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। दोनों भाइयों का अलग अलग रहना ही बेहतर है। कुछ ही दिनों में सीएन अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला है। ये सुनकर जेजे सच में उसके लिए खुश होती है। फिर भी उसे चढ़ाने के लिए वो कहती है कि अब कम से कम उसका कमरा उसकी वजह से गंदा नहीं रहेगा। उम्मीद के मुताबिक दोनों फिर से हमेशा की तरह आपस में नोकझोंक करने लगते हैं। बाद में जेजे डेविड को मैसेज करती है और उससे कहती है कि वो पर्सी तक एक बात पहुंचा दे। अपने मैसेज में जेजे लिखती है कि अगर पर्सी साफ साफ ये नहीं बता सकता कि वो किस तरह का इंसान है और उसकी मंशा क्या है, तो उसके लिए उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। डेविड ये मैसेज पर्सी को भेज देता है और फिर उसे फोन करता है। पर्सी को जेजे की बात पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन डेविड परेशान है। अगर किफर को कभी पता चल गया कि डेविड अब भी पर्सी के संपर्क में है, तो किफर और यूरी दोनों ही डेविड को जेजे के पास फटकने भी नहीं देंगे। अगर पर्सी की गर्लफ्रेंड चॉन सॉ न्यूयॉर्क में इलाज नहीं करवा रही होती तो डेविड कभी ये नहीं मानता कि वो जेजे पर नजर रखे या उसकी हर जानकारी पर्सी को दे। लेकिन यही उनके बीच का सौदा था। पर्सी ने डेविड से वादा किया था कि जैसे ही चॉन सॉ ठीक हो जाएगी वो वापस उसके पास आ जाएगी। तब तक डेविड को ये पक्का करना था कि किफर और यूरी जेजे से दूर रहें और जेजे पर लगातार नजर रखी जाए। उसी समय पर्सी ने साफ कह दिया था कि डेविड खुद जेजे से प्यार नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही जेजे का नाम आता है डेविड के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। साफ दिखता है कि उसके दिल में जेजे के लिए भावनाएं हैं। इसी बीच पर्सी की माँ उसके लिए दोपहर का खाना लेकर आती है। पर्सी उससे कहता है कि वो थाईलैंड वापस जाना चाहता है, लेकिन हादसे में लगी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए उसकी माँ मना कर देती है। वो कहती है कि पहले उसे अपना इलाज पूरा करना होगा। तभी पर्सी के पिता अंदर आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जेजे के पिता होते हैं। इसका मतलब ये है कि जेजे के पिता ही पर्सी के भी पिता हैं। यही वजह है कि जेजे ने उन तस्वीरों में पर्सी और अपने पिता को साथ देखा था। दूसरी तरफ अगली सुबह जेजे को यूरी का फोन आता है। वो उसे तैयार होने और उसके साथ चर्च चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद यूरी उसे लेने आ जाता है। क्योंकि जेजे पहले से ही उससे सगाई कर चुकी है, इसलिए उसका परिवार उसे उसके साथ जाने से नहीं रोकता। उसी सुबह किफर ने भी जेजे को मैसेज किया था, लेकिन जेजे ने उसका मैसेज अनदेखा कर दिया। चर्च में यूरी के पास खड़ी जेजे सोचती है कि वो यहाँ कभी यूरी से शादी करने की कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन दोनों परिवार उन्हें शादी करते देखना चाहते हैं। जब बाकी सभी इतनी मजबूती से इस रिश्ते को चाहते हैं तो वो इसे कैसे मना कर सकती है। वहाँ मौजूद कुछ लड़कियाँ यूरी जैसे हैंडसम लड़के के साथ जेजे को देखकर खुश नहीं होती। वे आपस में फुसफुसाती हैं कि जेजे उसके लायक नहीं है और वो बदसूरत है। जेजे की परेशानी देखकर यूरी उसे प्यार से ढांढस बंधाता है और कहता है कि उसके लिए जेजे पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। लेकिन जेजे के दिमाग से ये बात निकल नहीं पाती कि किफर और यूरी दोनों उसे इतना क्यों पसंद करते हैं। चर्च के बाद यूरी जेजे को अपने घर ले जाता है और उसे कपकेक ऑफर करता है। पहले भी यूरी उसके लिए कपकेक लाया करता था और जेजे को वे हमेशा बहुत पसंद थे। फिर दोनों साथ बैठकर उसकी फोटो एल्बम देखने लगते हैं। पुरानी तस्वीरें देखते हुए वे अपनी यादों पर हंसते और मजाक करते हैं। तभी उन्हें यूरी, किफर, पर्सी और आइरिस की आखिरी ग्रुप फोटो मिलती है। यूरी के अनुसार ये तस्वीर हादसे से ठीक पहले ली गई थी। उस पल के बाद उनकी पूरी जिंदगी और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बदल गई। जेजे समझ नहीं पाती कि इस पर क्या कहे। माहौल की गंभीरता को महसूस कर यूरी उसे किचन में ले जाता है। वहाँ दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं, हंसते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। जेजे अपने मन में सोचती है कि जब वो और यूरी सिर्फ दोस्त थे तब सब कुछ कितना आरामदायक था, लेकिन जैसे ही प्यार और उलझने बीच में आई उनके बीच एक अजीब सी दूरी बन गई है। उसे उन दिनों की बहुत याद आती है जब उनका रिश्ता सरल और बेफिक्र था। अचानक यूरी जेजे से कहता है कि उसे थोड़ी बहुत जापानी सीखनी चाहिए। शादी के बाद जब वो उसके साथ जापान जाएगी तो कम से कम बुनियादी बातें तो आनी ही चाहिए। शादी का जिक्र आते ही जेजे असहज महसूस करती है, लेकिन वो इसे छुपा लेती है और उसके साथ जापानी सीखना शुरू कर देती है। इसी दौरान यूरी उसे जापानी में आई लव यू कहना सिखाता है, लेकिन जेजे खुद को उससे आई लव यू कहने में असमर्थ पाती है। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि यूरी के सामने ये शब्द उसके मुंह से क्यों नहीं निकल रहे हैं। यूरी जेजे को किस करता है और जापानी में आई लव यू कहता है। उस पल में जेजे इतनी खो जाती है कि वो गलती से अपनी उंगली काट लेती है। खून देखते ही उसे पैनिक अटैक आ जाता है। डरी हुई जेजे बार बार किफर का नाम पुकारने लगती है। यूरी उसे थाम लेता है और कहता है कि वो वहीं है। फिर पूछता है कि वो किफर के बारे में क्यों सोच रही है, लेकिन जेजे घबराहट में लगातार किफर का नाम लेती रहती है। यूरी बहुत सावधानी से उसे शांत करता है। जब जेजे बेहतर महसूस करने लगती है तो वो यूरी को बताती है कि बचपन से ही जब भी वो खून देखती है उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। उसे कई बार तेज सांस लेने की परेशानी हो चुकी है। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अगर ये हालत यूरी के लिए कोई समस्या है तो वो उनकी सगाई तोड़ सकता है। ये सुनकर यूरी उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। उसे चाहे कोई भी समस्या हो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वो उसे कभी क्यों छोड़ेगा। इसके बाद यूरी फिर से जेजे को किस करता है। जेजे कुछ नहीं कहती, वो बस यही सोचती रहती है कि उसकी जिंदगी और रिश्ते कितने ज्यादा उलझन भरे हो गए हैं। बाद में यूरी जेजे को घर छोड़ता है और उससे कहता है कि वो अगले दिन उसे स्कूल लेने आएगा। जे मना कर देती है क्योंकि इस समय सीएन उसके साथ रह रहा है। अगर यूरी उसे लेने आया तो सीएन को उनकी सगाई के बारे में पता चल जाएगा। यूरी बात समझ जाता है और
मान जाता है। जैसे ही यूरी जाता है किफर वहाँ आ जाता है। वो जबरदस्ती जेजे को अपनी कार में बैठाता है और उसे कहीं और ले जाता है। वहाँ वो उससे पूछता है कि उसने उस दिन यूरी के साथ क्या किया था। शुरुआत में जेजे किस के बारे में नहीं बताती, लेकिन किफर गुस्से में रोते और चिल्लाते हुए बार बार वही सवाल पूछता रहता है। आखिरकार जेजे टूट जाती है और उसे बता देती है कि यूरी ने उसे किस किया, उसने यूरी को चुना है और उसकी उससे सगाई हो चुकी है। ये सुनकर किफर रोने लगता है और जेजे से कहता है कि वो उसी की है। वो ये बात उसे पहले भी बता चुका है, फिर वो उसके जज्बातों के साथ क्यों खेल रही है। अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो नए साल की रात जब उसने उसे किस किया था तब उसने जवाब में उसे किस क्यों किया। जेजे भी रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कौन सा फैसला लेना चाहिए। उसकी सगाई यूरी से हो चुकी है, दोनों परिवार खुश हैं, लेकिन उसे यूरी से प्यार महसूस नहीं होता। वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सबको दुखी नहीं कर सकती। उसे लगता है कि वो वही कर रही है जिससे बाकी सब, खासकर यूरी, खुश रहें। तब किफर उससे पूछता है कि क्या वो खुशी का हकदार नहीं है, क्या उसे हमेशा कुर्बानी देनी होगी। वो बिना माँ के बड़ा हुआ, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, उसने अपने भाई बहनों को अकेले ही पाला। हादसे के बाद सबने यूरी को भावनात्मक रूप से कमजोर समझा और उसे लगातार सहारा दिया, लेकिन क्योंकि किफर को मजबूत माना गया, किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। क्या उसे भी प्यार और देखभाल की जरूरत नहीं है? प्यार के मामले में वो हमेशा से कमजोर रहा है और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो जेजे को कभी नहीं छोड़ेगा। इस बार वो खुद के बारे में सोचेगा और जेजे को पाएगा। ये सब सुनकर किफर के लिए जेजे को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी सच में उसके बारे में सोचा ही नहीं, जबकि वो हमेशा सबके लिए खड़ा रहा। भावनाओं से भरकर जेजे किफर को जोर से गले लगा लेती है और अब उसे आखिरकार पता चल जाता है कि वो किसे चुनेगी। जेजे किफर की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेजे के मुंह से ये शब्द सुनकर किफर बेहद खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सीएन नींद में ही लड़ता हुआ दिखाई देता है। वो बेतुकी बातें बुदबुदा रहा होता है, जैसे सपने में किसी से बहस कर रहा हो। उसके पास ही जेजे जाग रही होती है और किफर के बारे में सोचते हुए हल्की मुस्कान के साथ लेटी होती है। उनका रिश्ता आखिरकार शुरू हो चुका है और सिर्फ यही ख्याल उसे सच में खुश कर देता है। तभी जेजे को किफर का फोन आता है। दोनों ही उस रात सो नहीं पाए थे। किफर उससे कहता है कि वो उसके परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता है। वो आधा मजाक में और आधा गंभीर होकर कहता है कि वो तो ये भी कह सकता है कि जेजे प्रेग्नेंट है ताकि उन्हें तुरंत शादी करनी पड़े। जेजे मना कर देती है। वो चीजों को धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहती है। किफर फोन पर मुस्कुराता है और कहता है, आई लव यू टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। जेजे जवाब देने ही वाली होती है कि तभी सीएन अचानक जाग जाता है। वो तुरंत पूछता है कि वो किससे आई लव यू कह रही थी और क्या किफर को इसके बारे में पता है। जेजे किफर से बात कर रही थी, लेकिन वो ये बात सीएन को नहीं बताती। जल्दी ही दोनों के बीच मजाकिया नोक-झोंक शुरू हो जाती है। उनकी आवाज से बगल के कमरे में सो रहा आयरिस जाग जाता है। गुस्से में वो उन्हें डांटता है और सो जाने के लिए कहता है। आखिरकार सब शांत हो जाते हैं। अगली सुबह सीएन और जेजे स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन दोनों अब भी बहस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी रात ठीक से नींद नहीं ली थी। स्कूल पहुंचकर जेजे को एहसास होता है कि किफर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद यूरी सबके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन जेजे बार बार दूर की तरफ देखती रहती है, अनजाने में किफर का इंतजार करती हुई। यूरी ये तुरंत समझ जाता है। वो उसके दिल की बात समझ लेता है और उसे बताता है कि किफर आज नहीं आएगा। पता चलता है कि किफर अपने पिता के साथ किसी गंभीर समस्या में फंसा हुआ है और उसे सुलझाने में लगा हुआ है। यूरी का दिल न दुखे इसलिए जेजे झूठ बोलती है और कहती है कि वो किफर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी, बस ऐसे ही इधर उधर देख रही थी। तभी सीएन लगभग सबको ये बताने वाला होता है कि पिछली रात जेजे किसी से आई लव यू कह रही थी, लेकिन जेजे समय रहते उसे डांट कर रोक देती है। सौभाग्य से उसी वक्त सीएन बाहर वही काली बिल्ली देख लेता है और दौड़कर कमरे से बाहर चला जाता है, जिससे बात अधूरी रह जाती है। जेजे नहीं चाहती थी कि ये बात यूरी के सामने आए। वो पहले ही किफर के साथ अपने रिश्ते को उससे छुपाने को लेकर दोषी महसूस कर रही थी और उस अपराध बोध की वजह से वो यूरी का सामना भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। ऊपर से किफर पूरे दिन गायब रहता है। वो न स्कूल आता है, न एक बार फोन करता है और जेजे के कॉल्स का भी जवाब नहीं देता। रात होते होते जेजे ज्यादा सोचने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं किफर ने उससे रिश्ता सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया था कि बाद में उसे छोड़ दे। तभी उसका फोन बजता है। फोन किफर का होता है। वो बताता है कि उसे उसकी बहुत याद आई और फिर आधे जलन के साथ पूछता है कि जब वो आसपास नहीं था तो क्या वो यूरी के करीब आई। जेजे उसके सवाल को नजरअंदाज कर देती है और पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ था। किफर पूरी बात नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है कि कुछ चीजों में समय लग सकता है और वो बहुत जरूरी मामलों में फंसा हुआ है। जेजे जितना भी पूछती है वो पूरी सच्चाई बताने से बचता रहता है और उसे खुश रखने के लिए रोमांटिक बातें करने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि किफर अपने पिता की वजह से अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। 3 दिन पहले उसी रात जब किफर जेजे के साथ था, उसके पिता घर लौट आए थे। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की, नौकरों को धमकाया और किफर के छोटे भाइयों केगन और किरण को भी धमकाया। उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर कायरेन की कस्टडी ले लेंगे और उनकी माँ की सारी संपत्ति पर पूरा हक जमाएंगे। किफर के भाई बहुत डरे हुए थे। वो किसी भी हाल में अपने हिंसक पिता के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। किफर खुद भी डरा हुआ था, लेकिन उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसका 18वां जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में है। जैसे ही वो 18 का होगा वो कानूनी रूप से बालिग बन जाएगा। इसके बाद वो कोर्ट में कस्टडी के लिए केस करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उनका पिता उन्हें फिर कभी अलग न कर सके। उनकी माँ की संपत्ति भी उन्हीं की रहेगी। अपने भाइयों को ढांढस बंधाने के बाद किफर ने अपने वकील राइटर को फोन किया और उसे अपने भाइयों की कस्टडी से जुड़े कानूनी कागजात और उनकी माँ की संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा। अगले दिन जब जेजे, सीएन और आयरिस स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तभी एक काली वैन अचानक उनके सामने आकर रुक जाती है। कई आदमी बाहर निकलते हैं और उन्हें वैन के अंदर बैठने को कहते हैं। वैन के अंदर
आयरिस की गर्लफ्रेंड एला पहले से ही बैठी होती है और बहुत डरी हुई दिखती है। वे आदमी कहते हैं कि वो वॉटसन परिवार से हैं और जोर देते हैं कि सबको वैन में बैठना होगा। वॉटसन नाम सुनते ही वो मान लेते हैं कि उन्हें जरूर किफर ने भेजा होगा, इसलिए वो बात मान लेते हैं। वैन उन्हें एक बड़े से हवेली में ले जाती है। वहाँ वे देखते हैं कि सेक्शन ई के बाकी सभी क्लासमेट्स पहले से मौजूद हैं। कुछ ही पलों बाद किफर के पिता मिस्टर काइजर वहाँ आते हैं और सबका स्वागत करते हैं। जब आयरिस पूछता है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है तो मिस्टर काइजर शांति से कहते हैं कि वे अपने बेटे किफर के दोस्तों के साथ लंच करना चाहते हैं और साथ ही एक जरूरी बात पर चर्चा भी करना चाहते हैं। उसी समय किफर और यूरी अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ पहुँचते हैं। दोनों को एक साथ आते देख जेजे का दिल घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि जब से उसकी यूरी से सगाई हुई है और किफर के साथ उसका रिश्ता शुरू हुआ है तब से ये दोनों बार बार एक ही समय उसके सामने आ जाते हैं। उसके जज्बात पहले से भी ज्यादा उलझ जाते हैं। किफर के कहने पर उनके सारे दोस्त हवेली के अंदर चले जाते हैं, लेकिन किफर चुपचाप जेजे को एक तरफ ले जाता है और उसे एक दूसरे कमरे में ले जाता है। अंदर पहले से ही यूरी, कीगन और किरण मौजूद होते हैं। किफर और यूरी जेजे को पूरी स्थिति समझाते हैं। किफर मानता है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता सबको यहाँ लाकर क्या योजना बना रहे हैं। इस समय उनकी सभी जिंदगियां खतरे में हो सकती हैं। इसी वजह से किफर जेजे से कहता है कि अगर कुछ भी गलत लगे तो वो तुरंत कीगन और किरण के साथ वहाँ से भाग जाए। ये सुनकर जेजे बहुत डर जाती है। फिर भी किफर के उसे भरोसा दिलाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद यूरी कीगन और किरण को बाहर ले जाता है। किफर जेजे को कमरे में ही रोकता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वो उससे कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी और वो जानता है कि हाल के दिनों में वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन जैसे ही ये सारी परेशानियां खत्म होंगी वो वादा करता है कि वो उसे बहुत खुश रखेगा। जेजे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही किफर उसे फिर से गले लगाता है और उसके होठों पर एक हल्का सा प्यार भरा किस देता है। इसके बाद किफर और जेजे वापस दूसरों के पास लौट जाते हैं जो लंच का मजा ले रहे होते हैं। सब हंस रहे होते हैं और एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किफर के पिता कमरे में आते हैं माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है और सब चुप हो जाते हैं। किफर के पिता उससे उसकी पढ़ाई और निजी जिंदगी के बारे में सवाल करने लगते हैं। सम्मान से जवाब देने के बजाय किफर झल्ला जाता है और खुले तौर पर उनका अपमान करता है। फिर मिस्टर काइजर किफर की एक्स गर्लफ्रेंड की ओर मुड़ते हैं और तंज कसते हुए पूछते हैं कि क्या वो पहले किफर की गर्लफ्रेंड थी और अब क्या हुआ, क्या उनका ब्रेकअप हो गया। धीरे धीरे मिस्टर काइजर सिर्फ किफर ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों का भी अपमान करने लगते हैं। जब उनकी नजर जेजे पर पड़ती है तो वे उससे उसका नाम और उसके माता पिता के नाम पूछते हैं। जब जेजे बताती है कि वो जैस्पर और जेना की बेटी है तो मिस्टर काइजर तुरंत उसके माता पिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे जेना के चरित्र पर सवाल उठाते हुए हंसने भी लगते हैं। उनके मुताबिक जेजे के पिता जैस्पर उनकी टेलीकॉम कंपनी में एक शेयर होल्डर थे और उन्हें कभी पता नहीं था कि जैस्पर और जेना की कोई बेटी भी है। वे बेरहमी से जोड़ते हैं कि जेना एक अजीब किस्म की औरत थी, है ना। अपनी माँ का ऐसा अपमान सुनकर किफर पूरी तरह आपा खो बैठता है। वो गुस्से में अपने पिता पर चिल्लाता है और हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास तोड़ देता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये सब देखकर मिस्टर काइजर शांति से एक फाइल किफर के सामने रखते हैं और उससे उस पर साइन करने को कहते हैं। उस फाइल में किफर की माँ सेरेना की प्रॉपर्टी से जुड़े कागज होते हैं। मिस्टर काइजर चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाए। ये ट्रांसफर सिर्फ किफर के साइन से ही हो सकता है क्योंकि सेरेना ने कानूनी तौर पर अपनी सारी प्रॉपर्टी किफर के नाम पर रजिस्टर कर रखी थी। जैसे ही किफर 18 साल का होगा वो आधिकारिक रूप से उन सभी प्रॉपर्टी का अकेला कानूनी मालिक बन जाएगा। किफर साइन करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसकी माँ की मेहनत से बनी है और वो इन्हें किसी और को कभी नहीं देगा। तभी मिस्टर काइजर ठंडे अंदाज में उसे धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि या तो किफर प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे या फिर वो किफर के दोनों छोटे भाइयों को हमेशा के लिए ले जाएंगे और किफर उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। मिस्टर काइजर अपने आदमियों को इशारा करते हैं। तुरंत ही उनके आदमी आगे बढ़ते हैं और किफर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किफर जोरदार तरीके से मुकाबला करता है और उन पर हमला कर देता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। एक तरफ किफर के दोस्त होते हैं और दूसरी तरफ उसके पिता के हथियारबंद आदमी। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी में जेजे जल्दी से किफर के भाइयों को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देती है। इसी बीच मिस्टर काइजर के आदमी बंदूक के दम पर किफर के दोस्तों को काबू में कर लेते हैं और उन्हें बाहर घसीट कर ले जाते हैं, जहां मिस्टर काइजर पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। वे उन्हें धमकाते हैं और अपने सबसे छोटे बेटे केगन को सौंपने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि केगन कहाँ है। मिस्टर काइजर समझ जाते हैं कि जेजे ही किफर की कमजोरी है। वो अपने आदमियों को जेजे पर बंदूक तानने का आदेश देते हैं। उन्हें पता है कि जेजे जानती है कि लड़के कहाँ छिपे हैं। उससे सच उगलवाने के लिए मिस्टर काइजर अपने आदमियों को सबके सामने किफर को बेरहमी से पीटने का हुक्म देते हैं, जबकि उनके सभी दोस्तों पर बंदूक तनी रहती है। ये देखकर जेजे होते हुए मिस्टर काइजर से किफर को चोट पहुंचाना बंद करने की गुहार लगाती है, लेकिन वो मना कर देता है। दोस्त बीच में आकर किफर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं क्योंकि सामने वाले लोग हथियारबंद होते हैं। मिस्टर काइजर एक बार फिर प्रॉपर्टी की फाइल किफर के सामने धक्का देकर रखते हैं और उसे साइन करने का आदेश देते हैं। सबकी जान बचाने के लिए किफर साइन ही करने वाला होता है, तभी जेजे उसे रोक देती है। वो सीधे हथियारबंद आदमियों की तरफ देखकर कहती है, अगर सच में तुम में हिम्मत है तो इसे गोली मार दो। तुम जानते हो कि तुम हमें सच में मार नहीं सकते। अगर स्कूल के छात्रों की हत्या होती है तो मिस्टर काइजर की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उनके शेयर होल्डर भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। जेजे की बात बिल्कुल सही होती है। वे उन्हें धमका सकते हैं, उन्हें पीट सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। इसके बाद मिस्टर काइजर ये कहकर कि वे उनसे फिर कभी मिलेंगे अपने आदमियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जेजे ने सबकी जान बचा ली होती है। वहाँ मौजूद सभी छात्र जेजे की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन कीफर गुस्से से भर जाता है। वो जेजे पर चिल्लाने लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि वे लोग कितने खतरनाक हैं। वो उसे बताता है कि उसके पिता के आदमी पेशेवर हत्यारे हैं और किसी को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जेजे को चेतावनी देता है कि अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले उसे उससे सलाह लेनी चाहिए। सबके सामने कीफर का उस पर चिल्लाना जेजे को अंदर तक तोड़ देता है। बंदूक की नोक पर भी बिना डरे खड़ी रहने के बाद उसे तारीफ मिलने की जगह डांट सुननी
करनी पड़ती है। गुस्से में और अंदर से आहत होकर वो रात तक कीफर के सभी कॉल्स को नजरअंदाज करती रहती है। आखिरकार कीफर सीएन को मैसेज करता है कि अगर जेजे 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो वो एंजेलो से उसके बारे में बात करेगा। जब जेजे सीएन के फोन पर ये मैसेज देखती है तो वो तुरंत बाहर भागती है। कीफर उसे अपनी कार में खींच लेता है और उसे एक शांत जगह पर ले जाता है। वहाँ वो उस पर चिल्लाने की माफी मांगता है। वो समझाता है कि वो उसकी जान को लेकर सच में बहुत डर गया था। उसके पिता के आदमियों को एक बार आदेश मिल जाए तो वे किसी को मारने में हिचकिचाते नहीं है। इसी वजह से उसके अनुसार उसका गुस्सा बेकार नहीं था। फिर भी वो दिल से जेजे का धन्यवाद करता है कि उसने उसके भाइयों और सभी की जान बचाई। लेकिन जेजे जवाब चाहती है। वो पूछती है कि कीफर और उसके पिता के बीच असली समस्या क्या है। तब कीफर आखिरकार अपना दिल खोलता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे अपने जैसा बनाना चाहते थे, एक निर्दयी और हिंसक इंसान जो बिना दया के दूसरों को नुकसान पहुंचाए। कुछ समय तक कीफर लगभग वैसा ही बन गया था। उसने अपने क्लासमेट्स को पीटना शुरू कर दिया था। तभी एंजेलो ने दखल दिया और उसे सिखाया कि असली ताकत का इस्तेमाल अपने प्रियजनों और दोस्तों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को डराने के लिए। इसके बाद कीफर ने अपने पिता की बात माननी बंद कर दी और एंजेलो से सही तरीके से मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। उसी दिन से उसके पिता उससे नफरत करने लगे। घर में उसके पिता पैसे और संपत्ति को लेकर उसकी माँ को लगातार मारते थे। आखिरकार उसकी माँ कीफर और कायरेन को लेकर दूसरे घर चली गई। कुछ दिनों बाद उनके सबसे छोटे भाई केगन का जन्म हुआ। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उनके पिता ने उन्हें फिर ढूंढ लिया और फिर से अत्याचार शुरू कर दिए। एक दिन अपनी माँ को बचाने की कोशिश में कीफर ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। इसके जवाब में उसके पिता ने उसे बेरहमी से पीटा और उसकी माँ के साथ बुरी तरह मारपीट की। उसी दिन उसके पिता ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार डाला। कीफर उसे बचा नहीं सका। इसके बाद उसके पिता उनके सबसे छोटे भाई केगन को अमेरिका ले गए। कई सालों बाद जब केगन अब और अत्याचार नहीं सह सका तो वो वहाँ से भागकर उनके पास वापस आ गया। अब इतने सालों बाद उनके पिता फिर से उनकी जिंदगी में लौट आए हैं। कीफर जेजे से कहता है कि उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने बेबस होकर मरते देखा था। वो उसे बचा नहीं सका, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाइयों को जरूर बचाएगा। कीफर की जिंदगी की कहानी सुनकर जेजे रोने लगती है। वो उससे कहती है कि उसे कभी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना दर्द भरा हुआ है। उसे लगता था कि उसकी अपनी जिंदगी बहुत दुखी है, लेकिन उसके मुकाबले उसने बहुत कम सहा है। उसे रोते देखकर कीफर उसे सांत्वना देता है और चेतावनी देता है कि वो उसके पिता का दोबारा कभी सीधे सामना न करे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसके बाद कीफर जेजे को घर छोड़ देता है और चला जाता है। जेजे सोचती है कि वो चुपचाप अंदर जाकर सो जाएगी, लेकिन आयरिस उसे रोक लेता है। उसे पहले ही समझ आ चुका है कि जेजे और कीफर एक रिश्ते में है। वो उससे कहता है कि वो कीफर से दूर रहे। आयरिस के मुताबिक कीफर सिर्फ बदला लेने के लिए उसके करीब आ रहा है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। जेजे उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तब आयरिस उससे एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या कीफर ने कभी उससे कहा है आई लव यू इन्फिनिटी एंड फॉरएवर। ये शब्द सुनते ही जेजे सन्न रह जाती है। आयरिस को वही लाइन कैसे पता है? तभी आयरिस उसे सच्चाई बताता है। कीफर ने बिल्कुल यही शब्द एला से भी कहे थे। वो उसे चेतावनी देता है कि कीफर उसे धोखा दे रहा है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। जेजे पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिल दर्द से भर जाता है जैसे ही ये सच्चाई उसके अंदर उतरती है। और इसी दर्दनाक खुलासे के साथ एपिसोड 4 का अंत होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत जेजे के गहरे ख्यालों में डूबे होने से होती है। उसके दिमाग में बार बार आयरिस की बातें घूम रही होती हैं। उसके हिसाब से आयरिस ने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। किफर उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो उसे धोखा नहीं दे सकता। आखिर किफर ने अपनी जिंदगी की कई निजी बातें उससे साझा की थी जो किसी और को नहीं पता थी। ऐसी बातें जो बहुत दर्दनाक थी और इतनी निजी थी कि उन्हें कभी झूठा नहीं बनाया जा सकता। अपने अंदर ये बात दबा न पाने की वजह से जेजे किफर को मैसेज करती है और बताती है कि आयरिस को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। जैसे ही किफर मैसेज पढ़ता है वो तुरंत उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या आयरिस उसे परेशान कर रहा है। वो ये भी कहता है कि अगर जेजे चाहे तो वो आयरिस को मारकर उसे अगले ठिकाने लगा सकता है, लेकिन जेजे उसे तुरंत रोक देती है। वो किफर से कहती है कि ऐसा कुछ मत करना। उसके अनुसार आयरिस ये सब सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि वो उसका भाई है। वो उसकी जिंदगी और भविष्य को लेकर बस उसकी रक्षा करना चाहता है। किफर इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। वो पूरे भरोसे से जेजे से कहता है कि जब भी वो चाहे वो उसके घर जाकर उससे शादी का रिश्ता मांग सकता है, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है, हमेशा से रहा है। ये सुनकर जेजे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही किफर वही लाइन दोबारा कहता है आई लव यू फॉरएवर एंड इन्फिनिटी, जेजे उसे बीच में ही रोक देती है। वो नहीं चाहती कि किफर उससे वही शब्द कहे जो उसने कभी एला से कहे थे। वो उससे सिर्फ एक साधारण आई लव यू सुनना चाहती है। उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए किफर धीरे से कहता है आई लव यू। जेजे जवाब देने ही वाली होती है कि तभी सीएन अचानक जाग जाता है। वो हालात को गलत समझ लेता है और सोचता है कि जेजे उससे आई लव यू कह रही है, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगता है। एक बार फिर दोनों के बीच मजाकिया नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी दौरान सीएन कैजुअली जेजे से कहता है कि 1-2 दिन में वो नए घर में शिफ्ट हो जाएगा। उसकी माँ और बहन ने उसके लिए नया घर खरीद लिया है। ये सुनकर सच में सीएन के लिए खुश होती है। कम से कम अब वो अपने भाई और उस जहरीले माहौल से दूर शांति से रह पाएगा। फिर भी उसे चिढ़ाने के लिए जेजे ज्यादा खुश होने का नाटक करती है। वो मजाक में कहती है कि अब कम से कम उसका कमरा साफ रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि उसे उसकी बहुत याद आएगी। सीएन के सो जाने के बाद जेजे जागती रहती है और सोचती है। वो तय करती है कि कल तक वो यूरी को अपने और किफर के बारे में सच बता देगी। यूरी को अंधेरे में रखकर चुपचाप किफर के साथ रहना उसे सही नहीं लगता। अगली सुबह जब जेजे और सीएन स्कूल जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो आयरिस जेजे को अकेले में रोकता है और उसे फिर से यूरी से होने वाली उसकी आने वाली शादी की याद दिलाता है। वो उससे कहता है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखे और सिर्फ यूरी पर ध्यान दे। लेकिन अपने दिल में जेजे एक फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि परिवार के दबाव में शादी करना सच बताने से कहीं ज्यादा गलत है। अगर वो अब यूरी को सच नहीं बताएगी तो शादी के बाद उसे और ज्यादा चोट
पहुंचेगी। वो बिना प्यार के उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही जेजे स्कूल में यूरी को सब कुछ बताने की सोचती है, उसे उसका मैसेज मिलता है। यूरी लिखता है कि वो आज स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है। वो जेजे से अपना ख्याल रखने को भी कहता है। ये मैसेज पढ़कर जेजे बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि यूरी के वापस आने तक वो ये सब अपने अंदर कैसे दबा कर रखेगी। जेजे को परेशान देखकर किफर उससे पूछता है कि क्या हुआ। जेजे उसे सच बता देती है कि वो यूरी को उनके रिश्ते के बारे में बताना चाहती है, वरना उसका परिवार उसे यूरी से शादी करने के लिए मजबूर कर देगा। किफर को भी यूरी के लिए बुरा लगने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि दोनों बार उसे उसी लड़की से प्यार क्यों हो गया जिसे यूरी भी प्यार करता है, पहले एला और अब जेजे। फिर भी वो एक बात साफ कर देता है, अगर जेजे को कोई भी परेशानी होगी, अगर यूरी कुछ कहेगा या कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर जेजे को तसल्ली मिलती है। स्कूल खत्म होने के बाद जेजे यूरी से मिलने उसके घर जाती है। उसके पहुंचते ही यूरी पहले से गुस्से में लगता है, लेकिन जेजे हिम्मत जुटाकर आखिरकार उसे सच बता देती है। वो माफी मांगती है और साफ साफ कहती है कि उसने किफर को चुना है। वो बताती है कि वो और किफर रिश्ते में है और उनकी शादी ना हो तो ही बेहतर होगा। वो कहती है कि वो उसे धोखा नहीं दे सकती। यूरी को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांति से कहता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था। वो कहता है कि न तो जेजे अंधी है और न ही वो। उसने जेजे और किफर की नजदीकियां देखी थी। उसने न्यू ईयर के दिन उन्हें किस करते हुए भी देखा था। यूरी के अनुसार अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेजे किफर के साथ क्या करती है या उसके साथ रहती है या नहीं, शादी फिर भी होगी। शादी के दिन जेजे कहेगी आई डू। वो उसकी पत्नी बनेगी और इस बार वो अपना प्यार किफर को नहीं खोएगा। यूरी की नजर में एला और जेजे में कोई फर्क नहीं है। हर कोई उसे चोट देता है और फिर किफर के पास चला जाता है। यूरी की बातें जेजे को बहुत डरा देती हैं। वो चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करे, यूरी शादी तोड़ने से मना कर देता है। बाद में जेजे किफर से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। किफर गुस्से में कहता है कि वो जाकर यूरी को मारेगा और जबरदस्ती शादी तोड़वा देगा, लेकिन जेजे किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहती। वो रोने लगती है। उसे शांत करने के लिए किफर उसे चूमता है, उसे अपने पास रखता है और दिलासा देता है। वो वादा करता है कि वो उसे कभी किसी और का नहीं होने देगा। वो किसी भी हाल में ये शादी रुकवाएगा। इसी दौरान किफर जेजे को पर्सी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले उसने पर्सी से बात की थी और जेजे के पिता के बारे में पूछा था। किफर उस बातचीत की रिकॉर्डिंग जेजे को सुनाता है। रिकॉर्डिंग में किफर चाहे जितनी बार जेजे के पिता के बारे में पूछता है, पर्सी उसे उनसे बात नहीं करने देता। इसके बजाय पर्सी किफर को धमकाता है और कहता है कि वो जल्द ही जेजे को उससे छीन लेगा। जेजे को समझ नहीं आता कि पर्सी उसे कैसे ले जाने की योजना बना रहा है या वो किफर को उसके पिता से बात क्यों नहीं करने दे रहा। वो सोचने लगती है कि पर्सी और उसके पिता का आपस में क्या संबंध है। किफर भी उलझन में है, लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि फिलहाल वे सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। जब वे घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी जेजे को आगे एंजेलो दिखाई देता है। घबराकर वो किफर की कार के अंदर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन घर में घुसते समय दोनों को आयरिस देख लेता है। आयरिस जेजे को पकड़कर किफर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन किफर उसका हाथ छोड़ने से मना कर देता है। तभी आयरिस के सामने ही किफर पूरे भरोसे के साथ कहता है, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा मैं जेजे से प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर आयरिस मजाक उड़ाते हुए हंसता है और अंदर चला जाता है। अगले दिन सीएन जेजे के घर से जा रहा होता है। जेजे उसका सामान उठाने में मदद कर रही होती है, तभी एक बैग गलती से उसके हाथ से छूटकर आयरिस को लग जाता है। आयरिस को हल्की चोट लगती है। जेजे उसे उठने में मदद करती है और माफी मांगती है, लेकिन आयरिस उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। उसी समय एंजेलो आता है और जेजे से कहता है कि तैयार हो जाओ ताकि वे सीएन को उसके नए घर छोड़ सके। सीएन को छोड़ने के बाद एंजेलो जेजे को पिज्जा खाने ले जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात लियो से होती है, जिसे जेजे अपने अतीत से जानती है। जेजे को लियो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एंजेलो और लियो आपस में बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। एंजेलो सोचता है कि जेजे और लियो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जेजे को रोकने की कोशिश के बावजूद लियो एंजेलो को बता देता है कि वो जेजे से किंग्स ग्राउंड में मिला था, जो उसका अड्डा है। सच सामने आते ही जेजे डर जाती है। वो सोचने लगती है कि अब एंजेलो क्या करेगा। उसे डर लगता है कि अब उसे एंजेलो से मार पड़ेगी, लेकिन इससे पहले कि एंजेलो उससे कुछ पूछे, अल्वी नाम का एक आदमी वहाँ आ जाता है और लियो से बात करने लगता है। उनके जाने के बाद एंजेलो जेजे को हल्का सा डांटता है। तभी एंजेलो की माँ का फोन आता है। वो बताती है कि आयरिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही एंजेलो और जेजे दोनों अस्पताल की ओर भागते हैं। अगले दिन जेजे किफर को सब कुछ बता देती है। वो उसका हाथ प्यार से पकड़कर उसे समझाता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आयरिस ठीक हो जाएगा। किफर की ये कोशिश देखकर जेजे के चेहरे पर आखिरकार हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही सीएन और कुछ सहपाठी उन्हें हाथ पकड़े देखते हैं, वे तुरंत उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। शर्माते हुए जेजे जल्दी से अपना हाथ किफर से छुड़ा लेती है और यूरी की खाली डेस्क की ओर देखने लगती है। वो सोचती है कि उसे अपनी पुरानी दोस्त यूरी कब वापस मिलेगी, वही यूरी जो उनके रिश्ते के इतने उलझने से पहले थी। उसे डर लगता है कि कहीं यूरी फिर से लियो के पास न चली जाए। तभी टीचर क्लास में आती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। इसी बीच किफर जेजे की डेस्क को बार बार अपनी डेस्क के पास खींचता रहता है, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। परेशान होकर जेजे टीचर से बाहर जाने की अनुमति मांगती है। वो अभी खड़ी भी नहीं हो पाती कि किफर अचानक उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जब टीचर उसे डांटती है तो किफर बेशर्मी से जवाब देता है कि आज से जेजे मिसेस वॉटसन है, उसकी होने वाली पत्नी, और फिर जोर से कहता है आई लव यू जेजे। आधी क्लास उनका लगातार मजाक उड़ाने लगती है, जबकि बाकी आधी क्लास उन्हें इतना पास देखकर चिढ़ और गुस्से में आ जाती है। जेजे पूरी तरह शर्म से भर जाती है, लेकिन किफर यही नहीं रुकता। लंच के दौरान सबके सामने वो उनके रिश्ते का ऐलान करता है और जेजे को मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी कहकर बुलाता है, मिसेस जैस्पर जीन मरियाना वॉटसन। जेजे अपने मन में सोचती है कि कम से कम उसे ऐसी बातें अभी नहीं कहनी चाहिए थी। लगातार हो रही छेड़छाड़ से वो बहुत परेशान और शर्मिंदा हो जाती है, इसलिए वहाँ से निकलकर छत पर चली जाती है। छत पर उसकी मुलाकात किको, मायो और एक क्लासमेट से होती है। वे सीधे तौर पर उससे कहते हैं कि किफर के साथ उसका रिश्ता एक बहुत बड़ी गलती है। उनके मुताबिक एक दिन किफर जरूर उसे धोखा देगा और जब ऐसा होगा तो वो यूरी को भी खो देगी। वे कहते हैं कि अगर वो ठीक से सोचे तो यूरी जैसा इंसान उसके लिए सही है, न कि किफर। उनकी बातें सुनकर जेजे और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। वो हर बात पर सवाल करने लगती है, क्या किफर सच में उसे धोखा
दे सकता है। क्या एला ने भी ऐसा ही महसूस किया था जब वो किफर और यूरी के बीच में फंसी हुई थी? क्या इस लव ट्रायंगल की वजह से सेक्शन ई फिर से 2 गुटों में बट जाएगा? उस रात जेजे बिल्कुल सो नहीं पाती है। वो बहुत डरी हुई है कि कहीं यूरी और किफर आपस में हाथापाई न कर बैठे। तभी एंजेलो उसके कमरे में आता है और उसे तैयार होने को कहता है। यूरी के माता पिता ने उन्हें डिनर पर बुलाया है। जेजे एक ड्रेस पहनती है और एंजेलो के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ यूरी और उसके माता पिता पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वे जेजे को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब यूरी से उसकी शादी की बात निकलती है तो जेजे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। शादी अगले साल होनी थी, लेकिन अब यूरी और उसका परिवार चाहते हैं कि जेजे की शादी उसके 18वें जन्मदिन के तुरंत बाद कर दी जाए। यूरी की माँ तो उससे किसी दिन वेडिंग ड्रेस की खरीदारी पर चलने को भी कहती हैं। शादी के बाद वे जेजे को जापान ले जाने की योजना बनाते हैं और शायद वहाँ हमेशा के लिए बस भेजाएं। ये सब सुनकर जेजे को लगता है जैसे वो फंस गई हो। उसके 18 साल के होने में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। वो समझ नहीं पा रही कि यूरी असल में क्या सोच रहा है। शादी के बाद वो जापान में कैसे रहेगी, वो ये सब कैसे झेलेगी? उसकी बेचैनी को महसूस कर यूरी उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि कम से कम उसके माता पिता के सामने तो ऐसे दिखाए कि वो उससे प्यार करती है, किफर से नहीं। वो उससे कहता है कि उसके माता पिता का दिल न दुखाए। जेजे को घुटन सी महसूस होती है। उसके हिसाब से वो यूरी के प्यार के लायक नहीं है और ये शादी पूरी तरह गलत है। लेकिन यूरी ये बात समझने से इनकार कर देता है। उसके दिमाग में ये बात बैठी है कि भले ही जेजे ने अपना दिल किफर को दे दिया हो, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद वो सिर्फ उसी की होगी, किसी और का, यहाँ तक कि किफर का भी उस पर कोई हक नहीं होगा। ये कहकर यूरी अंदर चला जाता है और जेजे को वहाँ परेशान और हिली हुई हालत में अकेला छोड़ जाता है। तभी अलेक्सिया नाम की एक लड़की उसके पास आती है। अलेक्सिया कीगन की गर्लफ्रेंड है और तभी जेजे को याद आता है कि अलेक्सिया ब्लास्टर की भी गर्लफ्रेंड है। इतना ही नहीं, अलेक्सिया पहले से जेजे को जानती भी है। जेजे सोचने लगती है कि कहीं अलेक्सिया कीगन और ब्लास्टर दोनों को धोखा तो नहीं दे रही। उसी समय कीगन खुद वहाँ आ जाता है और जेजे को पता चलता है कि यूरी के माता पिता को उसी ने बुलाया था। किफर भी वहाँ मौजूद होता है। असल में आज अलेक्सिया का जन्मदिन है और कीगन उसी रेस्टोरेंट में उसका जन्मदिन मना रहा है। जब जेजे वापस अंदर जाती है तो वो देखती है कि किफर हनी नाम की एक लड़की के साथ बैठा है। हनी खुलकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये बता रही होती है कि वे दोनों दोस्त के तौर पर कितने करीब हैं। वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और उसे क्यूट कहती है। उन्हें इतना करीब देखकर जेजे को बहुत तेज जलन होती है। यूरी, किफर और यहाँ तक कि यूरी की माँ भी ये सब नोटिस कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद यूरी के माता पिता और एंजेलो किसी से मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही जेजे और हनी के बीच किफर को लेकर बिना बोले ही एक तरह की टक्कर शुरू हो जाती है। शुरुआत में दोनों सामान्य तरीके से बात करती हैं। यूरी जेजे की जलन को देख लेता है और उसे सलाह देता है कि वो उसके साथ खुश रहने का नाटक करे ताकि किफर भी जलन महसूस करे। वो जेजे को उसका पसंदीदा खाना भी परोसता है, लेकिन जेजे उसकी सलाह नहीं मानती। धीरे धीरे दोनों लड़कियों की बातचीत कड़वी हो जाती है और वे एक दूसरे पर ताने मारने लगती हैं। किफर जेजे को शांत करने के लिए उसे मैसेज भेजता है, आई लव यू, लेकिन जेजे उसे नजरअंदाज कर देती है और हनी से बहस करती रहती है। गुस्से में आकर वो हनी को एक बदसूरत जानवर तक कह देती है। गुस्से से भरी हनी ऐलान करती है कि वो वॉशरूम जा रही है और किफर से अपने साथ चलने को कहती है। इस बार जेजे सीधे किफर को धमकी देती है और कहती है कि अगर वो हनी के साथ गया तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। जेजे के गुस्से से डरकर किफर हिलता तक नहीं। हनी अकेले वॉशरूम चली जाती है और जेजे उसके पीछे जाती है। वॉशरूम के अंदर उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हनी जेजे को बेचरित्र कहकर अपमानित करती है, ठीक उसकी माँ की तरह, और कहती है कि वो किसी एक आदमी की नहीं हो सकती। हनी के मुताबिक जेजे एक साथ यूरी और किफर दोनों को चाहती है। ये शब्द जेजे को पूरी तरह गुस्से से भर देते हैं। वो हनी की नाक पर जोर से मुक्का मारती है और बाहर चली जाती है। पीछे हनी गुस्से में चिल्लाती रह जाती है। वॉशरूम के बाहर जेजे खुद से बार बार कहती है कि वो अपनी माँ जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। किफर उसे शांत करने आता है, लेकिन इस बार जेजे उस पर भी भड़क जाती है। वो कहती है कि वो उसके जज्बात कभी नहीं समझ पाएगा। वो कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे उसकी वजह से जलन नहीं हो रही। किफर सोचता है कि वो मजाक कर रही है और उसे चिढ़ाने लगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए पॉसेसिव हो रही है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये बात जेजे को पूरी तरह गुस्सा दिला देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जेजे को पता चलता है कि किफर ने उसकी महीने की लंच फीस भर दी है। जब वो उससे इसके बारे में पूछती है तो किफर उल्टा उससे पूछता है कि उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। जेजे फिर से उसे नजरअंदाज करने ही वाली होती है, लेकिन किफर उसे रोक लेता है और बताता है कि हनी नाक तोड़ने के लिए उस पर केस करने वाली थी। उसने किसी तरह हनी को शांत कर दिया, इसलिए अब वो शिकायत नहीं करेगी। वो जेजे को याद दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है। इतना कहकर किफर सबके सामने जेजे को किस कर लेता है। आधी क्लास फिर से उन्हें चिढ़ाने लगती है, जबकि दूसरी आधी क्लास यूरी के दोस्त उनके रिश्ते से साफ तौर पर नाराज दिखते हैं। तभी यूरी वहाँ आ जाता है। जेजे उससे बात करने ही वाली होती है कि एड्रिक्स उसे बताता है कि उसे गाइडेंस ऑफिस बुलाया गया है। ऑफिस में जेजे को पता चलता है कि उसके पुराने स्कूल के रिकॉर्ड अधूरे हैं। अगर वो अपने पुराने स्कूल के प्रिंसिपल के सही सिग्नेचर के साथ सारे रिकॉर्ड नहीं लाता तो उसे इस स्कूल से ग्रेजुएट होने नहीं दिया जाएगा। जेजे घबरा जाती है। वो अपने पुराने स्कूल वापस नहीं जाना चाहती और फिर से साइरस से सामना नहीं करना चाहती, लेकिन प्रिंसिपल जिद करता है। इससे पहले कि जेजे इस समस्या को ठीक से समझ पाए, एक और समस्या शुरू हो जाती है। जैसे ही वो क्लास में लौटती है, पूरी क्लास 2 गुटों में बट चुकी होती है।
एक तरफ किफर को सपोर्ट करने वाले होते हैं, दूसरी तरफ यूरी को, और दोनों तरफ के लोग जेजे को लेकर लड़ रहे होते हैं जो बीच में फंसी होती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेजे क्लास में बैठी हुई है, अपने दोस्तों की हालत के बारे में खोई हुई थी और ये नहीं जानती थी कि क्या वे इस समाधान पर लंबे समय तक टिके रहेंगे, और वो अपने आप से उस समस्या का हल सोच रही थी जो उसे बिना इरादे के पैदा हो गई थी, और वो ये नहीं जानती थी कि उसे खुद बीच में दखल देना चाहिए या हालात को अपने आप चलने देना चाहिए। और वो खुद को यकीन दिलाती है कि शुरुआत से ही उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है, क्योंकि यूरी के कुछ दोस्त उसके साथ उस तरह से पेश नहीं हो रहे थे जैसे पहले, मानो उन्होंने उससे दूरी बना ली हो। और अजीब बात ये थी कि जब वो अपना बैग खोलती है तो उसे चॉकलेट के डिब्बे मिलते हैं, जैसे कि उसका बैग किसी सुपरमार्केट पर टूट पड़ा हो। उसी समय वो तय करती है कि वो इस मौके का फायदा उठाएगी ताकि जान सके कि उसके दोस्त किस बात पर लड़ रहे थे। वो बार बार सीएन को बुलाती है जबकि उसने चॉकलेट के डिब्बे अपनी डेस्क पर रख दिए होते हैं। जैसे ही वो उन्हें चमकते हुए देखता है वो छोटे बच्चे में बदल जाता है और जेजे शरारत पर उतर आती है और सीएन को चिढ़ाने लगती है, चॉकलेट के टुकड़े लेकर उसे जलाती है। उसके सारे दोस्त उन चॉकलेट्स की वजह से टूट पड़ते हैं, खासकर सीएन जिसकी कमजोरी मिठाइयां होती हैं। तो वो उससे समझौता करती है कि अगर वो उसके सवालों के जवाब देगा तो सारे डिब्बे उसी के होंगे। उसी वक्त किफर उसे मैसेज भेजता है और कहता है कि वो जो कर रही है उसे बंद करे क्योंकि ये मजेदार नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे टाल देती है। और सीएन अब और ज्यादा खुद को रोक नहीं पाता तो वो उसकी तरफ दौड़ता है जैसे कहने वाला हो कि हुक्म करो मैडम, और उसे कुछ भी देने से पहले वो उसे बता देती है कि अगर वो सारे डिब्बे चाहता है तो उसे उसके साथ सच बोलना होगा और इधर उधर की बात नहीं करनी होगी। और क्लास के बाकी छात्र मुश्किल से खुद को काबू में रखे हुए होते हैं। वो उससे कहती है कि सच बताए। वो इधर उधर देखता है और उसे बताता है कि यूरी जब क्लास में आया तो साफ दिख रहा था कि वो किफर से नाराज है, और क्योंकि हर एक के अपने अपने दोस्त होते हैं मामला बिगड़ गया और क्लास पार्टियों में बढ़ गई। उस वक्त जेजे को ये कारण जानकर दुख होता है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो यूरी और किफर के बीच बड़ा विवाद बनेगी, बल्कि इसके उलट दोनों के दोस्त आपस में भिड़ेंगे। और क्योंकि सीएन ने सब कुछ उगल दिया था तो किफर उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन जेजे उसका बचाव करती है और उससे कहती है कि वो अपने काम से मतलब रखे। आखिर में जेजे वादा पूरा करती है और उसे अपने पास मौजूद चॉकलेट के डिब्बे दे देती है। आखिरकार टीचर क्लास में आता है और उनसे कहता है कि तैयार हो जाएं क्योंकि वो एग्जाम के पेपर बांटेगा। जेजे ने इतनी ज्यादा चॉकलेट खाली होती है कि वो एग्जाम हल करने के लिए बहुत उत्साहित होती है और टीचर से कहती है कि आज वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। थोड़ा समय बीतता है और एग्जाम खत्म हो जाता है। टीचर पेपर इकट्ठा करता है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने सवाल हल किया, कुछ ने पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। जेजे पेपर टीचर को देना नहीं चाहती थी क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन पर वो अटक गई थी, लेकिन टीचर उससे पेपर ले लेता है और उसे याद दिलाता है कि वो कागज लाए जो प्रिंसिपल ने उससे उसके पुराने स्कूल से लाने को कहा था। घर पहुंचना स्वाभाविक रूप से उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो एग्जाम की वजह से खुद से ही चिड़ी हुई होती है। वो सीएन को मैसेज भेजती है और उससे कहती है कि वो उसे कॉल करे। काश उसने ऐसा न किया होता क्योंकि उसने उसे और ज्यादा उलझा दिया। वो उसे कॉल करता है और पूरे ड्रामा मोड में आ जाता है और कहता है माफ करना जेजे, हमें माफ कर दो, हमारा इरादा नहीं था, और तुरंत फोन काट देता है। लड़की का मन करता है कि वो फोन के अंदर से बाहर निकले और उससे समझे कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। और दूसरी तरफ हम इला को देखते हैं जो जेजे के घर में होती है और खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उससे बात कर सके। और हम नोटिस करते हैं कि जैसे ही जेजे उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो सच में उसके पास आ गई और बिना शर्माए उससे पूछती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है। और इला उसे सामान्य तरीके से जवाब देती है कि उसने वही किया जो किफर जानता है कि कैसे करना है, और उसे सामने से कहती है कि वो यूरी को नुकसान पहुंचा रही है और बेहतर है कि दोबारा सोचे क्योंकि यूरी इस तरह के बर्ताव का हकदार नहीं है। तो असली जेजे समझ नहीं पाती कि इन भरे हुए जज्बातों के लिए उसका शुक्रिया कैसे अदा करे, और उसके लिए ताली बजाती है और उसके लिए ये कहना आसान हो जाता है कि काश तुमने उसके जज्बातों का ख्याल रखा होता। इला जाने से पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो दिन आएगा जब उसे अपने किफर को चुनने पर बिल्कुल वैसे ही पछताना पड़ेगा जैसे उसे खुद को पड़ा था। और जब वो बाहर जाती है तो जेजे उसका मजाक उड़ाती है और उसे बात करने के तरीके पर तंज कसती है। और दूसरे समय में पूरा क्लास एक स्कूल ट्रिप पर कैंप के लिए होता है और यूरी को इला का एक मैसेज चौंका देता है और वो उससे अकेले में बात करने को कहती है। और जरूरी बात यह है कि जब छात्र कैंप में एक तय जगह पर पहुंचते हैं तो वो निराश हो जाते हैं क्योंकि ये वो जगह नहीं होती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। और अब ये सब छोड़ो और चलो किफर की जेजे को देखने वाली नजर पर ध्यान दें जब वो आंखों से ही उसे चिढ़ा रहा होता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह होती है कि जब वो फ्रेया और उसकी सहेलियों को देखते हैं जो खुद को मॉडल समझ रही होती हैं और ऊंची एड़ी के जूते पहने होती हैं ताकि फैशन में लगे, और झूठे घमंड की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती और एक दूसरे का सहारा लेती रहती हैं। और दूसरी तरफ जियो और बाकी लोग उन पर हंस रहे होते हैं। और जरूरी बात यह है कि उसी समय ट्रिप के सुपरवाइजर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जगह में कैसे चलना है। और सच में लड़के बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं और निकलने से पहले वो सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। इसके अलावा दोस्त कई सेल्फी भी लेते हैं। और हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो अपने कैंपिंग के सामान तैयार करते हैं। और जेजे को वो जगह पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि वो खास नहीं है और उसे डर भी लगता है कि कहीं सांप या ऐसी चीजें ना हो। और किफर उसकी कैंपिंग लगाने में उसकी मदद करने आता है और उसी समय लड़की उसे बताती है कि अगले दिन वो अपने पुराने स्कूल जाएगी ताकि वो साइन ले सके जिसके बारे में प्रिंसिपल ने कहा था। और जब किफर ये सुनता है तो वो उसके साथ चलने की पेशकश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। और किफर उसे ये भी भरोसा दिलाता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और यूरी भी जोर देता है कि वो बिना किसी के स्कूल न पहुंचे, लेकिन वो ऐसी किसी चीज को पसंद नहीं करती। तो किफर उसे समझाता है कि वो जबरदस्ती मानेगी, अपनी मर्जी से नहीं। और उसे नहीं पता कि किफर क्या योजना बना रहा है या उसके दिमाग में क्या है। और वो अपने एक दोस्त से कहता है कि उसका फोन ले आए और उसे कल के लिए तैयार रखे। और अगले दिन जेजे अपने पुराने स्कूल जाती है और सुरक्षा गार्ड को सलाम करती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसका उसके साथ रिश्ता अच्छा था। तो आदमी उससे बात करता हुआ ऐसा लगता है जैसे वो उस पर चिंता कर रहा हो और उससे पूछता है कि वो स्कूल क्यों आई है। तो वो उसे बताती है कि उसे एक कागज पर साइन करवाने हैं। और वो उसे बताता है कि जब से वो वहाँ से गई है तब से कई बुरी चीजें हुई हैं। तो वो जवाब देती है कि जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें निकाल दिया गया है और वो खुद भी ट्रांसफर हो गई है। और वो उसका ध्यान दिलाती है कि अब स्कूल पहले से ज्यादा शांत होगा। तो वो उसे कुछ पुराने सहपाठियों के बारे में बताता रहता है जिनमें से कुछ अब स्कूल में नहीं है और कुछ अभी भी हैं। और आखिर में लड़की बहुत विनम्र होती है और जाने से पहले वो फिर उसकी तरफ मुड़ती
बोलती है और उससे पहले कि हर बेवकूफी भरी बात के लिए माफी मांगती है जिससे उसे दुख हुआ था, और वो भी अच्छा इंसान होता है और उसे बताता है कि उसने सब कुछ भुला दिया है और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। और हम ध्यान देते हैं कि वो चलते हुए डर रही होती है कि कहीं उसका सामना साइरस नाम के एक बदमाश से न हो जाए। और जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल होती है तो उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन वो चौंक जाती है जब उसे वही आदमी अंदर बैठा हुआ इंतजार करता मिलता है जैसे उसे पता था कि वो आने वाली है। और पूरी बदतमीजी से वो उसे डराने के अंदाज में बात करता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। और लड़की पर साफ दिखता है कि वो उससे डरी हुई है और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही और वो जाने लगती है, लेकिन वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि क्या उसके लिए बाथरूम में जाना और निकलना एक जैसा है या क्या, और कहता है कि उसे थप्पड़ मारने की कमी महसूस हो रही है और उसे समझ नहीं आता कि वो उसे लात क्यों नहीं मार रही जैसा कि उसकी सहेलियां उसे सिखाया करती थी, लेकिन उल्टा हो जाता है। और वो उससे विनती करती है कि उसे छोड़ दे और कहती है कि वो अभी बहुत कमजोर है। और बाद में हम समझते हैं कि सुरक्षा गार्ड शुरू से ही डरा हुआ था जब वो उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो एक सीधा साधा आदमी है और साइरस और उसके जैसे लोगों से डरता है, इसलिए वो उसे इशारों में दूर से चेतावनी दे रहा था। और अजीब बात यह है कि साइरस जब उसे अपने हाथों से दबोच रहा होता है तो वो चाहता है कि वो वही महसूस करे जो उसने पहले महसूस किया था। और जब वो उसे ये एहसास दिला देता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है तो वो अपना हाथ छोड़ देता है और लड़की डर की वजह से जमीन पर गिर जाती है और अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और वो उस पर हंसता रहता है और उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। और आखिरकार सुपरवाइजर आती है और देखती है कि जेजे के चेहरे पर आंसू हैं, तो जेजे चाहती है कि वो जल्दी से अधूरे कागज पर साइन कर दे ताकि वो वहाँ से चली जाए। और क्योंकि जेजे की स्कूल में पहले बहुत समस्याएं थी तो सुपरवाइजर उसका ध्यान दिलाती है कि अब वो सुधर गई है और उसे वो दिन याद दिलाती है जब वो उससे बात करती थी तो उस पर गुस्सा करती थी और उसके चेहरे पर चिल्लाती थी जैसे वो उसी की उम्र की हो। और जरूरी बात यह है कि सुपरवाइजर उससे कहती है कि थोड़ी देर इंतजार करे जब तक वो उसका रिकॉर्ड चेक कर ले, और बेचारी लड़की सदमे में होती है और उसे कोई जवाब नहीं देती और वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है साइरस उसे देख लेता है और उसे रुककर बात करने को कहता है, लेकिन वो उससे डरी हुई होती है और जब वो उसका रास्ता रोकता है तो वो हिम्मत जुटाती है और उसके चेहरे पर घूंसा मार देती है। और उसी वक्त उसके गुंडे दोस्त उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं होती कि सब मिलकर उस पर टूट पड़े। और जेजे डरते डरते साइरस से कहती है कि वो जो कर रहा है उसे बंद कर दे, क्योंकि वो उसके साथ कोई बुरा काम नहीं करना चाहती और अपनी नाराजगी उस पर नहीं निकालना चाहती। लेकिन वो उसे जवाब देता है कि वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके साथ वही न कर दे जो उसके साथ हुआ था। और उसके दोस्तों में से एक उसकी टांग में कैंची मार देता है और बेचारी लड़की जमीन पर गिर जाती है। और यहाँ समस्या ये है कि ना कोई टीचर है, न ही कोई सुपरवाइजर जो आकर इन बच्चों को इनकी हद में रोके। और ये साइरस हंसते हुए उसे लगातार मारता रहता है और जेजे किसी से भी मदद मांगती है और वो कहता है, आखिर क्या हो जाता अगर तुमने किफर की बात मान ली होती और उसे अपने साथ ले आई होती। और हम देखते हैं कि उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और साइरस सांस लेकर तैयार होता है कि उसके चेहरे पर घूंसा मारे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे हम चौंक जाते हैं किसी के जेजे को पुकारने से और हमें पता चलता है कि यूरी, किफर और उसकी क्लास के बाकी दोस्त हैं और सच में वे इन लड़कों को घसीटते हैं और उन्हें उनकी औकात अच्छी तरह बता देते हैं। और जाहिर है डेविड भी उनके साथ होता है और हम देखते हैं कि उसके बहुत ही जाबाज दोस्त साइरस और उसके साथ के आवारों से उसका पूरा बदला ले लेते हैं और एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। और स्कूल के टीचर अपनी ही हालत में रहते हैं, कोई भी पलट कर भी नहीं देखता। और उसी समय कुछ लड़कियां एक तरफ खड़ी होती हैं और यूरी के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो कितना हैंडसम है। और हम देखते हैं कि साइरस जो थोड़ी देर पहले अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहा था उसका रंग उड़ जाता है और उसका चेहरा उतर जाता है और वो उनसे पूछना चाहता है कि वे जेजे का बचाव क्यों कर रहे हैं और आखिर क्या है कि वे उसके लिए इस तरह गुस्सा हो रहे हैं। तो लगभग पूरी क्लास उसे जवाब देती है कि वो उनकी दोस्त है और वे उसके साथ ऐसा होते नहीं देख सकते। और यूरी उससे कहता है कि वो उनके सेक्शन की है और किफर उसे बताता है कि वो उसकी है। मतलब साफ है कि जो भी उसके करीब आएगा उसे बुरा लगेगा। और जब वो लड़का ये सुनता है तो वो किफर से पूछता है कि उसे उसमें क्या अच्छा लगा। और उसी वक्त किफर फिर से उसे मारना शुरू कर देता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक जेजे उसे पुकार कर उसे रोकने को नहीं कहती। और वो उससे कहती है कि वो अभी अभी अस्पताल से बाहर आया है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसे कुछ हो। और सच में किफर उसकी बात मान लेता है और जब वो देखता है कि साइरस के खून की हालत देखकर वो टूटने लगी है तो वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यूरी उन्हें साथ देखकर परेशान हो जाता है और अगले दिन वे सब खाने के लिए रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। और हम डेविड को देखते हैं जो जेजे को जोर देकर कहता है कि वो अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा ले, लेकिन वो उसे बताती है कि वो ठीक है और वैसे भी अगर वो वहाँ गई तो बात और उलझ जाएगी और बढ़ जाएगी और वो नहीं चाहती कि उसके घर वालों को कुछ भी पता चले। और दूसरी तरफ जब किफर उसे डेविड के पास बैठकर बात करते हुए देखता है और यूरी उसके सामने होता है तो वो आकर उसके लिए खाने की प्लेट रखता है और उसके सामने बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि वो खाना खाए। और जब वो कहती है कि उसका मन नहीं है तो वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो खुद उसे अस्पताल ले जाएगा। और डेविड को किफर का घमंडी और हुक्म चलाने वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। और जेजे उसे आवाज देती है लेकिन वो जवाब नहीं देता और बेचारा यूरी चश्मे के पीछे से सब कुछ देख रहा होता है और बेबस होता है। तो किफर साफ साफ बात करता है और उसके पास बैठ जाता है और वो उसे समझाता है कि अब से उसके लिए मना है कि वो कहीं भी अकेले जाए जब तक उसके साथ कोई ना हो। और मैडम में इतनी हिम्मत होती है कि वो पूछ लेती है क्यों, तो वो उसे याद दिलाने पर मजबूर होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और वो कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बात मानी होती और उसके पास नहीं गए होते तो सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या हो सकता था। और शायद इस वक्त वे उसे अस्पताल में देखने जा रहे होते। और उसकी बेशर्मी से वो उन्हें बताती है कि ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होता। और उसका जवाब इतना अजीब होता है कि पत्थर भी बोल पड़े। तो वो उससे कहता है कि वो पीछे जाकर याद करे कि साइरस ने उसके साथ क्या किया था। और तब वो उन्हें बताती है कि उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसे स्कूल से निकाला गया था और वो बस 2 हफ्ते पहले ही वापस आया था। और किफर और यूरी ये समझ ही नहीं पाते कि उसे कैसे पता था कि साइरस स्कूल वापस आ गया है। और फिर भी वो अकेले उसके पास चली गई बिना डरे। और दोनों उससे एक ही सवाल पूछते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। और वे उससे कहते हैं क्या तुम उससे स्कूल में मिलने की पहले से बात करके गई थी। और जब वो उन दोनों को देखती है और पूछती है क्या तुम जलते हो, तो वे दोनों एक साथ जवाब देते हैं हाँ बिल्कुल।
और ये सब उनके क्लासमेट्स के सामने हो रहा होता है। और डेविड भी वापस आ जाता है और इस लव ट्रायंगल के तमाशे को देखता रहता है। और मैडम जानना चाहती है कि वे इतने परेशान क्यों हैं। तो यूरी उसे जवाब देता है शायद इसलिए कि तुम्हें चोट लगी है। और वो किफर की राय भी जानना चाहती है। तो वो उसे बताता है कि वो उसके लिए जलता है क्योंकि साइरस उसका पुराना दोस्त था और वो उसे किसी भी वजह से उससे बात करते हुए देखना पसंद नहीं करता। और बात को हल्का करने के लिए वो बाकी दोस्तों से पूछता है कि जब उन्होंने उसे चोट खाई हुई देखा तो उन्हें कैसा लगा। तो हर एक उसे बताता है कि उसे भी जलन हुई और दूसरा कहता है कि जब उसने उसे दर्द में देखा तो वो रोने वाला था। और हर एक अपने अपने अंदाज में बात करता है। और क्योंकि जेजे उनसे भी ज्यादा मासूम है, वो उनसे पूछती है कि वे साइरस को कैसा देखते हैं। तो वे उसे बताते हैं कि वो खजूर के पेड़ जैसा लंबा है और उसमें कोई भी खूबसूरती नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि किफर उसे साफ कह देता है कि अगर उसने फिर से अपनी मर्जी से कुछ किया और साइरस से मिली तो वो उसे अपने घर में बंद कर देगा और बाहर नहीं निकलने देगा। मतलब ये कि वो ये पक्का करना चाहता है कि वो सुरक्षित रहे। और उसी वक्त यूरी किफर की बात पूरी करता है और कहता है कि जिस समय वो बंद रहेगी वे साइरस के साथ मजे करेंगे। और किफर उससे सहमत हो जाता है और कहता है वाह बढ़िया पकड़ा। उस समय जेजे बोलने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि यूरी और किफर के अंदर से निकल रही भावनाओं का सैलाब उसके सामने होता है। और उसी दिन रात को जब वे सब अपने कैंप में वापस आते हैं तो उन्हें अपनी सारी चीजें चोरी हुई मिलती हैं, खाने पीने की चीजें तक। और उन्हें पता चलता है कि ये हरकत किस सेक्शन से निकली है। जेजे परेशान हो जाती है क्योंकि उसका टेडी बियर उसे नहीं मिल रहा होता। इसी बीच यूसुफ चिल्लाने लगता है और उछल कूद करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि सामने सांप है। सारे बच्चे कुछ कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो सच में सांप है, मजाक नहीं कर रहा है दोस्तों। जेजे उसे देखने और खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन किफर उसके लिए डर जाता है और उसे उस जगह से दूर उठा ले जाता है। आखिर में वे पता लगाते हैं कि सेक्शन ए वालों ने उनके साथ मजाक किया था, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से। उन्होंने उनके लिए खिलौना सांप रख दिया था। यूसुफ अपने आप से खुश होता है और जेजे से कहता है तुम जानती हो मैं इस सांप के बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ। जेजे उसे जवाब देती है और उसके चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान फैल जाती है। और क्योंकि वो सच में शरारती है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब वे सोएं और कल सुबह जल्दी उठें ताकि वो उन्हें बताए कि वे इसके साथ क्या करेंगे। अगले दिन वे उसकी योजना पर अमल करते हैं। वे चुपके से निकलते हैं और यूसुफ सांप को अपने कंधे पर उठाए रहता है। वे छिपकर सेक्शन ए को देखते हैं ताकि उन्होंने जो उनके साथ किया था उसका बदला ले सके। दूसरी तरफ वे फ्रेया को उसकी सहेलियों से बात करते हुए देखते हैं। फिर हम डेविड के पास लौटते हैं जो किफर, जेजे, यूरी और सीएन को मिशन की जिम्मेदारियां बांट रहा होता है। हम देखते हैं कि सीएन ने सांप को मछली पकड़ने वाली डोरी से बांध रखा है और डेविड उसे पकड़कर लड़कियों के पीछे फेंक देता है ताकि कोई उन्हें नोटिस न करे। हम देखते हैं कि जेजे और यूरी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे हैं। अचानक लड़कियां पीछे देखती हैं और सांप को देख लेती हैं। वे फ्रेया को अकेला छोड़कर भाग जाती हैं और फ्रेया भी जब उसे अपने सामने देखती है तो उसे दौरा पड़ जाता है। मजेदार बात ये होती है कि सांप बिल्कुल असली जैसा दिखता है और मछली पकड़ने की डोरी उसकी सच्चाई में और मदद करती है। सीएन डोरी से अपना सिर ऊपर उठाए रहता है और जैसे ही लड़कियां उस जगह से भागती हैं, जेजे, यूरी और बाकी लोग अंदर जाते हैं और वे सारी चीजें वापस ले लेते हैं जो उनसे चोरी की गई थी, जिनमें जेजे का टेडी बियर भी शामिल होता है। इसके बाद पूरा सेक्शन ई जश्न मनाता है कि आखिरकार उन्हें अपनी चीजें वापस मिल गईं। जब वे अपना काम खत्म कर लेते हैं तो वे फिर से अपनी जगह लौटते हैं। टेंटों की कमी होती है तो वे सुझाव देते हैं कि हर टेंट में 2 लोग रहें। जेजे चाहती है कि वो अपना टेंट सीएन के साथ शेयर करे, लेकिन किफर मना कर देता है और अपने सभी दोस्तों को समझाता है कि किसी को भी उसके साथ टेंट शेयर करने की इजाजत नहीं है। लेकिन यूरी आखिरकार बोलता है और उससे कहता है कि तुम भी नहीं। किफर के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता क्योंकि जो नियम दूसरों पर लागू होता है वही उस पर भी होगा। हम देखते हैं कि वो परेशान और गुस्से में है क्योंकि जेजे खुश है कि उसका टेंट सिर्फ उसी का होगा। वो सोच रहा था कि वो उसकी बात मानेगी और उसके साथ टेंट शेयर करेगी। एक और समय पर जेजे बाथरूम में होती है और सेक्शन ए की 2 लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि पिछली रात वहाँ सांप था। जेजे उनकी बातें सुन रही होती है और अंदर ही अंदर उन पर हंस रही होती है क्योंकि असल में उन्होंने ही शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब वे लड़कियां चली जाती हैं तो वो अपनी दोस्त काई से मिलती है। काई उससे किफर के बारे में पूछती है और उसे उससे सावधान करती है। वो उसे बताती है कि वो किसी भी लड़की से बहुत जलन करता है जो उसके साथ होती है। काई कहती है कि जेजे को किफर से सावधान रहने के लिए कितने लोगों से चेतावनी मिलनी चाहिए। वो ये भी कहती है कि वो भरोसे के लायक नहीं है और हर लड़की के साथ उसका तरीका एक जैसा होता है। जेजे उसका बचाव करती है भले ही वो चिंतित होती है और काई से कहती है कि किफर उसके साथ बुरा नहीं है। वो कहती है कि सब ठीक है, आखिरकार वे दोस्त हैं और उनके बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और समय पर बाकी सेक्शन के लोग कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। जेजे अपने साथियों के साथ होती है और अपना खाना ले रही होती है। फ्रेया ठीक इरादे वाली नहीं होती और जेजे के लिए जाल बिछाती है। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है हाथ में खाने की ट्रे लेकर और जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जेजे मजबूती से खड़ी रहती है और फ्रेया की उम्मीद टूट जाती है। उसकी एक सहेली कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन फ्रेया उसे चुप करा देती है और उससे ऐसे बात करती है जैसे वो उसके यहाँ काम करती हो। वो जेजे से घमंड में बात करती है और कहती है कि उसने उसके चयन के बारे में सुना है, मानो उसके किफर को यूरी पर पसंद करने की वजह से। क्योंकि फ्रेया ज्यादा बेवकूफी करने लगती है, उसकी सहेली उसे सलाह देती है कि वो खुद को संभाले और वहाँ से चली जाए। हम देखते हैं कि अब तक जेजे झगड़ा नहीं करना चाहती। वो फ्रेया को साफ कहती है कि उसे कोई हंगामा नहीं चाहिए। फ्रेया के चेहरे से साफ दिखता है कि वो उससे पूरी जहर भरी बात कर रही है। वो उसका ध्यान इस बात पर खींचती है कि वो पहले से ज्यादा सुंदर हो रही है और फिर उसके बाल खींच लेती है। और यूरी ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता और चुप नहीं रहता, बल्कि चेतावनी के अंदाज में फ्रेया को बुलाता है। और फ्रेया पूरी तरह गुस्से में है और उसे चेतावनी देती है कि वो उसके साथ एक भी शब्द न बोले, जबकि वो खड़ी होती है और उसकी बात काट देती है और उससे कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और जेजे को साफ साफ दिखाती है कि वो उसे बस एक ऐसी लड़की समझती है जो लड़कों से फ्लर्ट करती रहती है और जेजे को वैसे भी उसकी लाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उसे यकीन दिलाती है कि वो सच में उससे शर्मिंदा है। और जब जेजे का एक दूसरा दोस्त उसे उसके इस तरीके के बारे में चेतावनी देता है तो वो उसे ऐसे जवाब देती है जैसे उसके पास उन सब के खिलाफ कोई न कोई गलती पकड़ी हुई हो। और उसका ध्यान इस बात पर दिलाती है कि उसे उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये भी बताती है कि उसका बड़ा भाई, जिसे हम चौंकते हैं कि वो पर्सी होता है, वो खुश नहीं होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने उससे इस तरह बात की है। और चलो ध्यान देते हैं जेजे के खो जाने पर। जैसे ही उसने पर्सी का नाम सुना वो हैरान हो जाती है कि फ्रेया का उससे क्या रिश्ता है। तो वो उससे पूछती है कि उससे क्या छुपाया जा रहा है। तो फ्रेया उसे समझाती है कि बेहतर है वो सच्चाई उन लोगों से जाने
जो खुद को उसके दोस्त कहते हैं, और उसे बताती है कि वो लोग उस पर हंसते हैं और एक दिन वो खुद ये सब जान जाएगी। और उस वक्त जेजे उसे भरोसा देती है और चाहती है कि वो उससे छुपी हुई बातें सुने, लेकिन क्योंकि फ्रेया बातों को घुमा रही होती है और ना ही उसे सच बता रही होती है, तो जेजे साफ कह देती है कि अगर वो सोचती है कि एक शब्द से उसे सुकून मिल जाएगा तो वो बेवकूफ है। और यूरी और किफर की तरफ इशारा करती है और चाहती है कि वो खुद उनसे पूछे। और ध्यान देते हैं यूरी और किफर के चेहरे पर, जो पहले से ही घबराए हुए होते हैं कि कहीं वो उसे ऐसी बात न बता दे जिससे वो उनसे नाराज हो जाए। और अभी फ्रेया बोलने ही वाली होती है कि उसके आंसू उससे पहले बह जाते हैं और वो उनके सामने से चली जाती है। और उस वक्त जेजे यूरी और किफर के सामने खड़ी होती है और उनसे पूछना चाहती है कि इन बातों का मतलब क्या है, लेकिन किफर उससे पहले खाना खाने को कहता है क्योंकि वो थके हुए और भूखे होते हैं, और बाद में बात करने को कहता है। लेकिन जेजे के दिमाग में बात बैठ जाती है और वो अभी सब कुछ जानने पर अड़ जाती है। और जब वो उन पर गुस्सा करती है तो किफर उसे समझाता है कि उसे बहुत पुरानी किसी गलत घटना के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उसे जो सुनेगी उससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जेजे इसे इस तरह नहीं लेती, बल्कि उनके रवैये से ये समझती है कि वो उनके लिए अहम नहीं है और वो उसे अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा नहीं मानते, और वो उन पर और गुस्सा करती है और इस बर्ताव से समझ जाती है कि वो उनके लिए मायने नहीं रखती, और वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। और जाने से पहले उनसे कहती है कि कोई भी उसके पीछे ना आए। और हम देखते हैं कि किफर, यूरी और बाकी दोस्त समझ नहीं पाते कि उसके साथ कैसे पेश आए, क्योंकि वो सच में उन सब के लिए बहुत अहम है और वो नहीं चाहते कि उनके बीच कोई नाराजगी हो। और हम जेजे के पास जाते हैं जो चलती रहती है, यहाँ तक कि उसके पैर उसे एक झरने जैसी जगह पर ले जाते हैं, और वो अपने मन में कहती है कि वाह, कितना सुकून होता है जब इंसान अकेला होता है। और तभी वो फ्रेया को अकेले बैठी रोते हुए देखती है, और क्योंकि जेजे के अंदर थोड़ी दरियादिली और थोड़ी जिज्ञासा होती है, वो उसके पास जाती है और जानना चाहती है कि वो दुखी क्यों है, जबकि असल में शुरुआत में उसी ने उसे अपमानित किया था। और क्योंकि फ्रेया उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, वो उसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहती और उससे पूछती है कि वो उससे क्या चाहती है। तो जेजे कहती है, अगर तुम मुझसे कुछ कहने आई हो तो खुद को आराम दो और चली जाओ। और तब फ्रेया उससे पूछती है कि क्या उसके दोस्तों ने उसे कुछ नहीं बताया, और जब उसे पता चलता है कि जेजे अभी तक कुछ नहीं जानती, तो फ्रेया उसे बताती है कि उसका रिश्ता किफर और यूरी दोनों से था। और ये बात अपने आप में एक बड़ा झटका होती है, यानी बात सिर्फ एला की नहीं थी, और वो अपना दिल खोल देती है और बताती है कि पर्सी की जिंदगी खत्म होने के बाद, और ये बात जेजे को समझ आती है, तो यूरी जानबूझकर उसके करीब आया, हमेशा उसके साथ रहने लगा और उसका सहारा बना। और जैसे ही उसे यकीन हो गया कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है, वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगा, यहाँ तक कि एक दिन उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। और उसका ये तरीका उसे मानसिक रूप से बहुत थका गया, क्योंकि वो अभी अभी पर्सी वाले रिश्ते से बाहर आई थी, और वो आज तक उसे माफ नहीं कर पाई कि उसने उसके साथ क्या किया। और उसके बाद किफर सामने आया और उसने भी उसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की। वो उसके साथ ऐसा पेश आता था जैसे वो कोई रानी हो, लेकिन उसी समय उसे अपनी निजी संपत्ति समझता था, और वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और उसके करीब आए। और उसे सिर्फ इस बात पर जलन होती थी कि वो यूरी की तरफ देख ले। और एक बार जब उसके दोस्त उसका जश्न मना रहे थे, तो वो सब पर भड़क गया और उसके साथ वही गुस्से वाला तरीका अपनाया जो उसने जेजे के साथ किया था। जब उसने उसका चेहरा पकड़ा और उसे चेतावनी दी कि वो उसके अलावा किसी और से बात न करे, और कहा कि अगर उसने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो उसे बहुत बुरा महसूस कराएगा। और फ्रेया अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि उसकी घुटन भरी जलन और उसे सिर्फ अपने पास रखने की चाहत की वजह से उसे मजबूर होकर उसे चिढ़ाना पड़ा और दूसरे लोगों से दोस्ती करनी पड़ी, और जानबूझकर उसे ये दिखाया, और उनकी लगातार समस्याओं की वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया। और उस समय से जो लोग उसे ठीक से नहीं जानते, वो उसे ऐसी लड़की कहते हैं जो हर हफ्ते दोस्त बदलती है। और उस वक्त जेजे अपने ख्यालों में खो जाती है कि जब भी वो उनके बारे में कुछ जानना चाहती है तो उसे चोट लगती है, और उसे बुरा लगता है जब वो उससे बातें छुपाते हैं। लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि सच्चाई जानकर भी उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। और जब फ्रेया उठती है और जेजे उसे दिलासा देना चाहती है, तो वो उसे पास आने से भी मना कर देती है। और ये सब उसकी जलन की वजह से होता है, क्योंकि यूरी और किफर दोनों जेजे को लेकर लड़ते रहते हैं। और उस वक्त जेजे अकेली खड़ी रह जाती है उलझन में, और सोचती है कि यकीनन बहुत सी बातें उससे छुपाई जा रही हैं, और उसे भरोसा है कि एक दिन वो सब जान जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो मैं आपके लिए सीजन 2 के 7वें एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जेजे बैठी हुई फ्रेया की बातों के बारे में सोच रही होती है। उसी समय लड़के आते हैं और उसे आवाज देते रहते हैं। वो उनके पास जाती है। सियन उससे पूछता है कि वो इतनी दूर क्यों चली गई थी, लेकिन वो कहती है कि वो दूर नहीं गई थी और वो यहीं मौजूद थी। फिर वो उसे बताता है कि वे लोग झरनों के पास तैरने जा रहे हैं। डेविड उससे कहता है कि उसने उसे फ्रेया से बात करते हुए देखा था और पूछता है कि उन्होंने आपस में क्या बात की, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वे बस अपनी लड़ाई पूरी कर रहे थे। इसके बाद वे लोग झरनों के पास पहुंचते हैं। सब लोग नीचे उतरने की तैयारी करते हैं और जेजे को भी बुलाते हैं कि वो उनके साथ उतरे, लेकिन जेजे उतरना नहीं चाहती। सियन उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करता है। फिर वो उससे कहता है कि वो अपनी टी शर्ट उतार दे ताकि वो गीली न हो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है। सियन कहता है कि इसमें क्या समस्या है, मैं तो तुम्हारे साथ एक ही घर में रहता था। उनका एक दोस्त कहता है कि हम किफर को वो सब बता देंगे जो हमने सुना है। जेजे गुस्से में सियन पर चिल्लाती है। वो उससे कहता है कि उसे ये भी पता है कि उसकी पीठ पर एक तिल है। जेजे सोचती है और कहती है कि वो तिल के साथ पैदा नहीं हुई थी। वो उनसे पूछती है कि क्या सच में उसकी पीठ पर तिल है। वे देखते हैं और कहते हैं कि उसकी पीठ पर सच में एक निशान है, लेकिन वो तिल नहीं बल्कि एक जख्म का निशान है और जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। डेविड कहता है कि ये एक निशान है। जेजे हैरान हो जाती है। इसके बाद वे लोग उसे खींचते हैं और उसके साथ खेलते रहते हैं ताकि वो अपने उस मूड से बाहर आ सके। जब वे खत्म करते हैं तो वापस आते हैं, लेकिन वहाँ एंजेलो होता है। जैसे ही वो जेजे को देखता है, वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। उसे पता चलता है कि वो उनके साथ झरनों पर गई थी, तो वो चिल्लाता है और कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है। जेजे उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है कि साइरस के पिता ने उसे फोन किया था और कहा था कि साइरस को अस्पताल ले जाया गया है और ये उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। वो जेजे से पूछता है कि क्या उसका इस मामले से कोई लेना देना है। उसी समय फारिस कहता है कि वो जरूर पागल हो गई थी और उसने उसे मारा। जेजे उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वो पागल नहीं है। वो उससे पूछता है कि फिर जब तुम ऐसे बदल जाती हो और लोगों को नुकसान पहुंचाती हो तो
तुम क्या हो। वे आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद एंजेलो जेजे से कहता है कि ये सब उसी ने किया है। उसी समय किफर आता है और कहता है कि ये उसने किया था। एंजेलो उससे पूछता है कि उसने असल में क्या किया, लेकिन वो कहता है कि उसे याद नहीं है। फारिस कहता है कि जब वो कोई काम की बात नहीं बताएगा तो बेहतर है कि वो चला जाए। एंजेलो कहता है कि यहाँ मजाक और उसकी कला के लिए समय नहीं है, अगर उसने ऐसा किया है तो साफ साफ बताए। किफर कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो वे लोग जेजे को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया और उसे मारा। एंजेलो उससे पूछता है कि वो स्कूल में क्या कर रहा था। वे जानते हैं कि जेजे वहाँ थी, लेकिन वो नहीं। वो कहता है कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने गया था। एंजेलो जेजे से पूछता है कि उसने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया। वो कहती है कि वो बदला लेना चाहता था जो उसने पहले उसके साथ किया था। वो पूछता है कि उसके दोस्तों ने भी उसे क्यों मारा, क्या उसने उनके साथ कुछ किया था। जेजे बताती है कि उसने उनके साथ कुछ नहीं किया था और वे उसके दोस्त थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद वे लोग चले जाते हैं। जेजे और किफर साथ साथ टहलते हैं। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उससे किसी बात पर बात करना चाहती है, तो वो बता दे कि उसे क्या चाहिए। जेजे कहती है कि वो सच में उससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वो वादा करे कि वो सबका जवाब देगा। वो कहता है कि वो वादा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करेगा कि उसके सभी सवालों का जवाब दे। जेजे उससे पूछती है कि क्या सच में उसने फ्रेया के साथ ऐसा किया था। वो कहता है हाँ। वो उसे समझाता है कि शुरुआत में फ्रेया उसके लिए सब कुछ थी और उसने उसे उसकी हर बात के साथ स्वीकार किया था, लेकिन आखिर में वो उससे प्यार नहीं करती थी और वो अब भी यूरी से प्यार करती थी। वो कहता है कि जेजे उस दर्द को महसूस नहीं कर सकती जो वो जी रहा था, लेकिन वो बस इतना कहना चाहता है कि जब वे साथ होते थे तो फ्रेया यूरी के बारे में सोचती थी। वो उसे इस्तेमाल करती थी ताकि यूरी को जलन हो, यहाँ तक कि उस लड़ाई तक जो उसने उसके साथ की। जेजे कहती है कि ये कोई काफी वजह नहीं है, आखिर में वो एक लड़की है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया और लगता है कि वो अपने पिता जैसा है। जेजे कहती है कि वो बदल गया है और अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कहता है कि उस पर भरोसा करे, क्योंकि जो कुछ वो पहले करता था वो गलत था। वो इस बात से सदमे में है कि उसने उसके साथ क्या किया और वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। जेजे सोचती रहती है और कहती है लेकिन तुम तो मेरे साथ भी वही करने वाले थे। उसी समय वो बात करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भी वही करने वाला था, क्योंकि यूरी ही इस मामले में शामिल था। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर उसके पास कोई और सवाल है तो वो कहती है कि हाँ उसके पास सच में सवाल है, लेकिन अगली बार। मगर वो कहता है कि अभी ही पूछो। तो वो उससे कहती है कि उसने उससे कहा था कि तुमने उसे अपने पास कैदी जैसी हालत में रखा हुआ था। तो वो उसे बताता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है और कहता है कि वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगी थी और वो हर थोड़ी देर में उसे किसी न किसी के साथ देखता था। फिर वो उससे दूसरा सवाल पूछती है और कहती है कि क्या ऐसा हुआ कि यूरी ने उससे वो ले लिया जो उसे चाहिए था और फिर उसे छोड़कर चला गया। तो वो उसे कहता है कि उसने इस बात को जानने की कोशिश ही नहीं की, बस उसे इतना पता था कि जब वो दोनों साथ थे तो मामला आगे बढ़ चुका था और उसने इसे सामान्य तौर पर स्वीकार कर लिया था जब वो उसके साथ था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई और सवाल पूछना चाहती है। उसके बाद वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो उठती है और देखती है कि वो बंधी हुई है। वो अपने बगल में देखती है तो किफर और यूरी उसके पास होते हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो दोनों को नींद से उठाती है और उनसे कहती है कि ये टेंट उसका है। वो लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उससे कहते हैं कि वो मुश्किल से ही मौजूद है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि उसने इतनी शराब पी थी कि वो नशे में हो गई थी और जब वो इस हालत में पहुंचती है तो वो स्कूल के नाटक में निभाई गई एक किरदार का रोल अपनाने लगती है। वो उनके पीछे दौड़ती रहती है और वो लोग उससे बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में चाकू होता है। वो अपनी शिकार को ढूंढती रहती है और सबके पीछे दौड़ती रहती है। उसके दोस्त चिल्लाते रहते हैं और उससे कहते हैं कि ईमान अभी सिंगल है तो उसे मार दो। ईमान भागता रहता है और कहता है कि जोशी अभी सिंगल है। सब लोग उससे भागते रहते हैं, लेकिन उसी समय सीएन कहता है कि उन्हें उस जादूगरनी को जला देना चाहिए। फिर हम वापस आते हैं और वो सब कुछ याद करती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो लोग उससे कहते हैं कि वो लोग पूरे दिन सो नहीं पाए उसके डर की वजह से। वो सीएन से माफी मांगती है कि उसने उसके साथ जो किया था और कहती है कि उसने उसे बहुत बुरी हालत में डाल दिया। वो डेविड से कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। फिर वो नाश्ता करने जाती है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। वो उससे कहते हैं कि खाना तुम्हें जिंदगी देता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं। वो उनसे बहुत शर्मिंदा हो जाती है और बात बदलने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि उसे माफ कर दें, लेकिन वो चुप नहीं होते। तो वो उनसे नाराज हो जाती है और कहती है कि वो प्लेट उनके मुंह पर फेंक देगी। वो बहुत डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग कैंप के पास जाते हैं और रात के लिए चीजें तैयार करते हैं। वो ट्रुथ एंड डेयर वाला खेल खेलना चाहते हैं। सजा में सोया सॉस और पेप्सी होती है और जो जवाब नहीं देगा उसे वो पीनी होगी। पहला सवाल वो जोश से पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अब तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। वो उनसे कहता है कि तुम में से ज्यादातर जानते हो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो मर गई। वो लोग उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि इस बात को काफी समय हो चुका है। फिर कोई यूरी से पूछता है और उससे कहता है कि तुमने अब तक ये क्यों नहीं बताया कि तुम जेजे से सगाई किए हुए हो। सब लोग हैरान हो जाते हैं और किफर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कैसे, जबकि तुम और जेजे तो साथ में हो। वो उनसे कहता है कि ये सगाई जेजे के परिवार और यूरी के परिवार के बीच तय हुई थी और जेजे और यूरी खुद इसके लिए राजी नहीं थे। डेविड उससे कहता है कि मतलब तुम ये सब जानते थे और फिर भी सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था। तो किफर उससे कहता है कि चुप रहो और हम जानते हैं कि तुम पर्सी के साथ मिलकर काम कर रहे हो। फेलिक्स हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम पर्सी से कैसे संपर्क करते हो और मुझे नहीं बताते। डेविड उनसे कहता है कि पता नहीं और क्या क्या है जो हमें नहीं पता। तो डेंजिल उससे कहता है कि तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और तुम सिर्फ जुए में ही लगे रहो। उसी समय जोश जेजे पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण तुम हो और तुम्हें इस कहानी से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन सीएन उससे कहता है कि वो ऐसे बात न करे। जेजे उन सब पर चिल्लाती है और उनसे कहती है कि क्या उन्हें अभी खुद नजर नहीं आ रहा है। फेलिक्स उससे माफी मांगता है कि हम तुम्हें अपनी समस्याओं में घसीट रहे हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि जोश सही कह रहा है और कि इस पूरी लड़ाई की वजह वही है। और उसी समय टीचर आता है और उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वे उसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं है और कि वे बस आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद जेजे अपने टेंट में चली जाती है और रोती रहती है और सो जाती है और जब वो जागती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके बगल में सो रहा है। तो वो सोचती है कि वो किफर है और उसे देखती रहती है जब तक वो जाग नहीं जाता। इसके बाद वे सुनते हैं कि कोई बाहर चल रहा है तो वे देखने जाते हैं कि कौन है और वो यूरी होता है जो इस देर समय पर अकेला चल रहा होता है। तो किफर कहता है कि वो उसके पीछे जाएगा। तो जेजे उससे कहती है कि वो उसका इंतजार करे और वो भी साथ जाएगी। तो वे सच
सच में उसके पीछे जाते हैं और जेजे छुपना चाहती है ताकि वो उसे न देखे, लेकिन किफर उससे कहता है कि अभी रात है और कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। और सच में वे उसके पीछे चलते रहते हैं, यहाँ तक कि वे उसे एला के साथ खड़ा हुआ पाते हैं और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम अब मुझसे मिल रही हो, और उससे कहता है कि इस समय तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। तो वो कहता है कि हम स्कूल लौटने के बाद बात कर सकते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि बस 1 मिनट रुको और कि वो उसे वो सब बताएगी जो वो चाहती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम जेजे से प्यार करते हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए लाई हो। तो वो कहती है कि बस मुझे जवाब दो। तो वो कहता है हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ और कहने को नहीं है तो मैं अब चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसके साथ गलत किया। तो वो हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि पहले जब हम रिलेशन में थे तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की और कहा कि मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए और कि वो कभी भी हम दोनों को एक रिश्ते में नहीं रहने देगी, और ये भी कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो उसके परिवार को दोबारा कोरिया आने नहीं देगी। लेकिन वो उससे कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और उससे कहता है कि साफ साफ बताए कि वो क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती है और कि उसने कभी भी किफर से प्यार नहीं किया, और जेजे किफर को चूम लेती है और वो बात नहीं करना चाहता और साफ दिखता है कि वो परेशान है। तो यूरी उससे कहता है कि क्या तुम अभी ये सब कहने आई हो। इसके बाद वो उस पर गुस्सा हो जाता है और जापानी में बोलने लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे उसकी कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही। तो वो कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, अब आकर क्यों कह रही हो। तो वो उसे बताती है कि वो डरी हुई थी क्योंकि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ था और वो डरती थी कि वे दोबारा कोरिया नहीं लौट पाएंगे और उस समय वे अपनी सारी नौकरी खो देते। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब मान लूंगा। तो वो कहती है कि किफर भी ये सच्चाई जानता है और कि तुम्हारी माँ ने उससे बात की और उसे सब कुछ बताया। और जेजे सोचने लगती है कि क्या किफर अभी भी एला से प्यार करता है, लेकिन तभी किफर उसे बुलाता है और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लेकिन अचानक वे देखते हैं कि आयरिस आ गया है और वो यूरी से लड़ने चला जाता है, लेकिन उसी समय वो और किफर उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। आयरिस को बहुत झटका लगता है जब वो उसे यूरी के साथ देखता है और वो एला पर चिल्लाने लगता है। वो उसे शांत करती है और उससे कहती है कि वो उसे सब कुछ समझाएगी। वो उससे कहती है कि वो अभी उसे पूरी सच्चाई बताने आई थी, लेकिन वो उससे कहता है क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। फिर वो उस पर चिल्लाता है और कहता है तुमने मुझे पहले कहा था कि तुम अपने सारे जज्बात उसके लिए भूल जाओगी। वो उसे याद दिलाता है कि वो आई थी और उससे गिड़गिड़ाई थी कि वो उसे किफर से बचा ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ वही हो जो फ्रेया के साथ हुआ, और हम दोनों ने आपस में तय किया था कि तुम सेक्शन ई से पूरी तरह दूर रहोगी और किफर का मामला भी भूल जाओगी। लेकिन अब तुम यूरी के साथ क्या कर रही हो। उसी समय किफर आयरिस को पकड़कर रखता है ताकि वो यूरी को ना मारे, लेकिन हम देखते हैं कि किफर ही उसे मार देता है। यूरी किफर से पूछता है तुम सब कुछ जानते थे और मुझे नहीं बताया। तो किफर उससे कहता है और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और वो कहता है तुम्हारी माँ ने उस समय मुझसे कहा था कि बस मैं एला को तुमसे दूर रखूं। एला आयरिस के पास बैठी होती है और जोर जोर से रो रही होती है क्योंकि वो उठ नहीं रहा होता। जेजे आकर वो किफर से कहती है कि वो यहाँ रुके और उनकी मदद करे और वो यूरी के पीछे जाएगी। वो सच में जाती है और उसे ढूंढने लगती है। उस समय बारिश हो रही होती है। जब वो पहुंचती है तो देखती है कि वो बहुत थका हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो उससे पूछती है ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। तो वो उसे बताता है कि वो उसके पास जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया और वो गिर गया था। वो उससे पूछती है बारिश में तुम्हें वहाँ कौन ले गया। तो वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि कोई उसे ढूंढने आएगा। वो उसके साथ चलना चाहता है लेकिन बारिश हो रही होती है। वो उससे कहती है कि वो थोड़ी देर बैठ जाए और फिर वे थोड़ा थोड़ा चलेंगे। वो थककर सो जाता है और उसे बुखार होता है। वो पूरी रात उसके पास रहती है। वे बातें करते रहते हैं और वो उसे अपनी यादों के बारे में बताता रहता है। इसके बाद वे चलने का फैसला करते हैं, लेकिन वो उसके पास से कोई आवाज सुनती है। उसी समय वो उसे भरोसा देता है और उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त किफर आता है और उन्हें एक साथ देख लेता है। जैसे ही वो उन्हें देखता है वो चला जाता है और उन्हें छोड़ देता है। वो उसके पीछे दौड़ती है और उसे पुकारती रहती है। वो बहुत गुस्से में होता है और पेड़ पर मारने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि वो ऐसा दिखाएगा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। वो उसे छोड़ देता है और चला जाता है। वो बहुत परेशान होती है और उसी समय डरी हुई भी होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यही एपिसोड खत्म होता है। बस इतना ही। कमेंट्स में अपनी राय बताना मत भूलना। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को चालू करो ताकि बाकी के पार्ट्स भी तुम्हें मिल सकें। बाय बाय।